की होगी। हमेशा हो सकता है कि आप लोग हमें ना जानते हो, अगर नहीं जानते तो हम लोग लगभग सारी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी फैकल्टी को काइंडली स्टेज पे आ जाए। पूरी फैकल्टी पहले तो जोरदार तालियां बजाइए सब मोबाइल से मेरा नाम नहीं है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो फर्स्ट क्वार्टर में भी हम इसी डे में थे, सेकंड क्वार्टर में भी और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड क्वार्टर में भी आप लोगों के बीच में है। इतना कुछ खास ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तकरीबन 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस इसी फील्ड के अंदर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ सीखा है। आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा के बहुत कुछ सीखा है, जितना पहले सीखा था उससे ज़्यादा पढ़ा पढ़ा नहीं सीखा। तो अगर आप लोगों ने मजीद सीखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपने दोस्तों को अपने कलीग्स को सिखाया है। जब आप लोग किसी को सिखाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाता है। तो ये कोशिश किया करें। बाकी मैं चाहूँगा मेरी पूरी फैकल्टी जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन दें। सलाम अलैकुम। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पुराने केसेस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नए केसेस भी। तो बेसिक से इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम अब्दुल समीर और मैं पिछले 2 क्वार्टर से जो है सर मुबशर के साथ ही हूँ। और आप लोगों के लिए छोटी सी एडवाइस यही है कि ये क्वार्टर में थोड़ा सा जो है लास्ट 2 क्वार्टर से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने जो है थोड़ा सा जो है बूस्टअप नहीं तो बहुत डांट देते हैं। वो जो करे मेरा नाम अमजद अलीम है और मैं सर मुबशर के साथ कुछ कोर्स में और जो न्यू है तो मोस्ट वेलकम, जो पुराने हैं वो तो हम सबको ही जानते हैं। तो आप सबके लिए लगा के बैठना तो डेडिकेशन के साथ इस ऑर्डर को खत्म करना है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये ऑर्डर कोई मुश्किल होने वाला है। कोई चीज़ मुश्किल आसान नहीं, हर चीज़ प्रैक्टिस पर होती है। अगर आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है तो ये कोई इनकी प्रैक्टिस अच्छी है और जब भी आपको पढ़ा रहे, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्रैक्टिस ना करें वो चीज़ आपको आ जाए। तो मैंने अपनी कोडिंग जर्नी भी इसी तरह स्टार्ट की कि 22 में PIC में आया और इसके बाद काफ़ी मुश्किलात आई, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। मैं बहुत स्लो हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें देर से समझ आ रही हैं, लेकिन मैंने उस कमज़ोरी को, उस वीकनेस को दूर किया और प्रैक्टिस की। और जहाँ पर आप लोगों को 2-2 घंटे लगते, मुझे 5 मिनट में सर जॉब भी करता हूँ, इसके अलावा पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। और सर मुझसे मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इनकी इनिशिएटिव बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिला और सेकेंड क्वार्टर में। तो थर्ड क्वार्टर में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फ्रेंड्स तक हमारे साथ रहना, मेहनत करिए डेडिकेशन के साथ। और ये मोटिवेशन खत्म हो सकती है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी खत्म नहीं होती है। तो आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ रहकर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम है खुर्रम। मैं एज ए फैकल्टी और एज ए साइंटिफिक के तौर पर भी मिलता हूँ। आप जो है ज़्यादातर एफएमडी काम भी करते हुए देखेंगे। अच्छा, मैंने जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी PIC में 2022 में स्टार्ट हुई थी और वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी और मैं अपने टाइम पे पढ़ भी रहा हूँ वहाँ पर और अभी यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ। और जो है मेरा अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मेरा जो है BSc चल रहा है। थैंक यू और आपको वेलकम करता हूँ इस क्लास में जो नया स्टूडेंट है। जैसे हैं सबके साथ से शामिल है और फर्स्ट डे से ही साथ फैकल्टी
मंडे ट्यूजडे 9 to 12 ऐसा कोई काम ऐसा नहीं होता वहाँ के साथ। क्वार्टर 2 के अंदर मैं इंजरी हो गई मुझे, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्वार्टर 3 के अंदर था बच्चों के साथ दिस बिफोर द इंट्रोडक्शन सैलानी माता के लिए जो मैं मीट कर रहा था और अभी जो है सेलिब्रेशन के साथ हम वेट कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, आपसे भी सीखेंगे, दूसरा से सीखेंगे। सेलिब्रेशन हमारा था बैच 38 PILC से चल रहा है, तभी हमारे इसी लोगों थे, अभी भी एज अ लीडर हम ऐसा उनके साथ मुझे अंदर चीज़ों को सीख रहे हैं। मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को करना है ना तो। और क्लास की डिग्री तो सर शेर व शायरी तो सुनाते हैं ना सर बच्चों को, तो मोटिवेशन आप लोगों को मिलती है। तो बस आप लोग मोटिवेट रहें तो कामयाबी इंशाल्लाह ताला हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो मेरा नाम आयशा है और मैं लास्ट 1 ईयर से GIEC की प्रतियोगिता पार्ट हूँ। इसके अलावा मैं फर्स्ट ईयर डेवलपर और हमारी जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि क्वार्टर 3 की भी आप लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देंगे, लेकिन ना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर है? पीछे तक कोई को किसी किस्म की कोई और आवाज़ के अंदर डिस्टॉर्शन? ऑल गुड? अच्छा आवाज़ सही नहीं है। अब मैं कुछ बोलता हूँ फिर आप सुनिए। अब आवाज़ सही है, बेहतर है, अपडेट वैसे ही है। बोला भाई बच्चों को मजा नहीं आता और दोस्तों को भी मजा आता। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 अब बेहतर है। आई गेस स्टार्ट करते हैं। ऑल गुड। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात पे ज़रा फोकस करें। जितनी भी आप बातें कर रहे हैं मैं जानता हूँ पहचानता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी होंगी, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर मुतवज्जा हो जाए और मेरी बात सुने कि मैं क्या चाहता हूँ। एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। ये आप लोग के लिए था। ये 5 सेकेंड की अप्रिसिएशन आपकी जो 3-6 महीने की एफर्ट है उसका कुछ अजाला तो कतई नहीं कर सकती। मैं बोलूँ 10 या 5 या 1% भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आप जानते हैं और कुछ हद तक हम भी जानते हैं कि आपने कितनी एफर्ट, कितनी जान और कितना टाइम लगाया है इस क्वार्टर तक पहुंचने में। अगर आपकी कोई फैकल्टी या फिर एडमिन टीम से ताल्लुक है या उनसे बातचीत है तो उनसे पूछिएगा कि फर्स्ट क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ था तो पहले दिन थ्रू आउट ऑल स्लॉट्स क्या स्ट्रेंथ थी। वो बोलेंगे कि भाई 30,000 थी, 25,000 थी, या लेट्स से मिनिमम 5,000 तो होगी ही होगी, ऐसा कदर नहीं था। इट्स अराउंड 32,000 राइट। और अब पूछिएगा कि आफ्टर 1 क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर अब स्ट्रेंथ क्या बची है, तो आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा होगा कि आपने क्या काम कर दिया है। तो ये सुनने के बाद एक बार अपने लिए दोबारा तालियां। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों ने इतनी एफर्ट की है, तो इंसान कभी भी खुद कुछ नहीं करता, कोई वसीला बनता है, कोई जरिया बनता है। किसी न किस्म की कोई डिपेंडेंसी किसी पे होती ही है, जिसकी वजह से इंसान कोई सक्सेस, कोई मकाम या कोई चीज़ अचीव कर सकता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग जो इस क्वार्टर तक पहुँचे हैं, तो जो टीम अभी आपको इंट्रोड्यूस कराई गई थी
इनकी मेहनत है, इनकी काविश है, इनकी एफर्ट है, तो दिल खोल के लिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। अब क्लास को शुरू करना है। पढ़ने के लिए आप भी एक्साइटेड हैं और पढ़ने के लिए ही हम भी एक्साइटेड हैं, लेकिन क्लास के कुछ रूल ऑफ थम्स, कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीरिक्विजिट हैं इस क्लास में रहने के लिए, वरना आप मुझे टफ टाइम देंगे और मैं आपको टफ टाइम दूंगा, जो कतई हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान इस किस्म का कोई डेडलॉक आए। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज इस क्लास में रहने का एक रूल समझ लें कि आपने अपने साथ वाले के लिए मोटिवेशन बनना है। अब ये मोटिवेशन बहुत सारे जरिए और तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप उनकी हेल्प करें, वो कहीं फंस जाए, उनके लिए आसानी पैदा करें, उनका वो कॉन्सेप्ट जो उनको क्लियर नहीं हो रहा है वो क्लियर करवाएं। ये समझें रूल जो है आपकी किसी तक मोटिवेशन डिलीवर करने का। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम ये मत कीजिएगा कि आप उसके लिए डीमोटिवेशन का वजह बने। अब ये बहुत सारे तरीके और जरिए से आप बन सकते हैं। लेट्स से यहाँ से कोई उठा कोई सवाल करने के लिए, या वहाँ से कोई उठा कुछ सवाल करने के लिए, बहुत ही घबराया हुआ था कि इतने सारा हजूम है इसके सामने, मैं कैसे कोई सवाल मुबश्शिर से, अमजद से या नईम से करूं। लेकिन उसने बड़ी हिम्मत करके कोशिश की कि यार चलो मैं सवाल कर लेता हूँ, और जैसे ही उसने सवाल किया, उस सवाल की नोयत पे आप हंसने लग गए, आप मुस्कुराने लग गए, आप कहके लगाने लग गए। तो आपने सिर्फ एक हंसी नहीं प्रैक्टिस की है, बल्कि आपने किसी से आइंदा सवाल करने की मोटिवेशन छीन ली है। एंड ट्रस्ट में अगर मैंने किसी को ये करते हुए देखा तो फिर मेरी 100% एफर्ट होगी कि मैं आपकी मोटिवेशन का बायस बनूं। एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी गुड एट इट। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% लगाऊंगा कि आपसे अगली हफ्ते क्लास में आने की पूरी मोटिवेशन छीन के ही डालूं। आप अगली क्लास में कम से कम इस शॉर्ट पर तो नहीं है, आप अपनी शॉर्ट चेंज करना है। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का बायस बने। अगर कोई किसी को अप्रिशिएट कर रहा है तो आपके यूं कर लेने से कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसका पार्ट बन जाएंगे तो हो सकता है जिसके लिए हम एप्रिसिएशन कर रहे हैं उसको कुछ और हौसला मिल जाए। तो कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ों में, एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म या पार्टिसिपेट किया करें। आपका कुछ नहीं चला जाता, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। मैं अक्सर ये क्लास में बात करता हूँ, मैं अक्सर क्लास में, और दीगर जो स्लॉट वाला है उनको पता ही होगा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये सारी बात मैं फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में कर चुका हूँ। थर्ड क्वार्टर कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक बात, आप लोग भी माशाल्लाह बाशऊर हैं, समझ बूझ रखते हैं। किसी को देख के मुस्कुराना सुन्नत क्यों है? आपको एक फायदा दे रहा है उसको, कोई पैसे मिल रहे हैं उसको, किसी को कोई उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, नहीं। ये पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि आपकी एक हंसी से, एक मुस्कुराहट से दूसरे तक मुंतकिल हो जाती है। दैट्स इट। तो ये भी मोटिवेशन का बायस बनता है। और ऑब्वियसली इतने सारे हजूम में यहाँ बैठ के कोई उसके लिए मुस्कुरा रहा है, उसको क्या पता कि भाई यहाँ पे कोई मेरे लिए मुस्कुरा रहा है। तो ये जो हम बीच में किसी के लिए क्लैप करवा देते हैं या कुछ इस तरह की और एक्टिविटी परफॉर्म करवा देते हैं, कि यही मकसद होता है कि यार किसी को कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। हो सकता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो टॉप नॉच स्टूडेंट्स के अंदर आ जाए, लेकिन वो हेजिटेशन की वजह से दबा है। आपकी एप्रिसिएशन से उसकी मोटिवेशन बन जाए और वो अपना टॉप लेवल या अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म करने लग जाए। आपका क्या चला जाएगा? आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन उसका बहुत कुछ बन जाएगा। तो मेक श्योर इस चीज़ का पार्ट है। पहली चीज़ क्या है भाई, एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बननी है। एक दूसरे को हंसी मजाक में किसी को मोटिवेट नहीं करना, कहते नहीं लगाने, रोक ले अपने आप को, थाम ले अपने आप को, ठीक है? मेक सेंस? दूसरी चीज़, ये जो फैकल्टी है ये आप लोग के लिए अपनी बहुत सारे मामलात को, अपनी बहुत सारी मसरूफियात को छोड़ के आते हैं जिस पर आप आते हैं। आपको इल्म मिल रहा है,
ये इल्म मुंतकिल करने के लिए आए हैं, तो इनका थोड़ा सा लेवल मैं बोलूँगा आइए माजरत के साथ, लेकिन ये आपके दरमियान है। आप बैठे हुए, अब आजकल ये भी बैठ जाते हैं क्योंकि अब आप लोग के साथ ज़रा अच्छी हलवाई हो गई है, आप लोग चीज़ों को समझने लग गए, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा आपके दरमियान ये घूमते फिरते रहते थे। तो इनको बुलाने को, इनको मुखातिब करने के कुछ आदाब प्लीज़ रखिएगा। उस्ताद ना उम्र से बनता है, ना पैसे से बनता है, और ना ही कोई और पैरामीटर है। उस्ताद बस इस पॉइंट पे बन जाता है कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत थी, कुछ सीखना था, और इसने आप तक वो नॉलेज, वो चीज़ मुंतकिल कर दी, तो ये उस्ताद बन गया, दैट्स इट। और कोई पैरामीटर नहीं है, इसके पास लैंड क्रूजर होनी चाहिए, इसके पास 2-3 करोड़ होने चाहिए, तभी मैं इसको उस्ताद मानूंगा। अगर आपके जहन में या आपके करीब उस्ताद की ये डेफिनेशन है तो माज़रत के साथ आप इंतहाई गलत पे हैं, और आपका माइंडसेट बहुत ही, या IQ आपका बहुत ड्रॉप है। तो मेक श्योर इनको जब मुखातिब करें या इनको बुलाएं या इनसे कोई सवाल करें तो कुछ आदाब के पैरामीटर होते हैं, उनको मरूज़े खातिर लाज़मी रखिएगा। मेक सेंस? ये 2-3 चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह और कोई मामला होंगे और कोई बात होगी तो आप तक मुंतकिल कर देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक ही अपनी बात को ख़त्म करते हैं और क्लास के मुद्दे पे आते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हमने फर्स्ट क्वार्टर पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा बताओ भाई? टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी, ठीक है, बिल्कुल पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी, इन डिटेल पढ़ी। इससे पहले एक चीज़ बता दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी को कोई एडवांटेज मिलेगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस स्लॉट का पार्ट बने, जो कि ना फर्स्ट क्वार्टर में थे ना सेकंड क्वार्टर में थे, लेकिन थर्ड में पार्ट बने? ओके, कूल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वेलकम भाई आप सबको, एक बार मेरी तरफ से आपके लिए तालियां और आप भी बजा दीजिए। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जिन भी सर से आपने पढ़ा था, जिस भी स्लॉट में आपने, सभी फैकल्टी टॉप नॉच है, कंटेंट की डिलीवरी करने का सबका अपना अंदाज होता है, और मैं सबको, क्योंकि पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन कुछ हद तक सबको मैंने देखा हुआ है, सबकी स्लॉट का पार्ट बना हूँ, तो सभी टॉप नॉच है, सबकी डिलीवरी क्या कहते हैं। तो सबने आपको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाई, आपको कुछ नहीं आता था, आपको ऑब्वियसली प्रोग्राम आने लगे या प्रोग्राम लिखने लगे, और आपको एट द एंड ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार प्रोग्राम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्या है? आपके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिजिटल वे में सॉल्व करने का जरिया एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। अब टाइप स्क्रिप्ट हमने पढ़ाई, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इज नॉट द ओनली लैंग्वेज जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपके पास पाइथन है, आपके पास C# है, आपके पास जावा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, एक और इस स्लॉट का रूल है, तो इसका ये कतई मतलब, ये मकसद नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज और टाइप स्क्रिप्ट इज द बेस्ट लैंग्वेज। आपने सिर्फ डेवलपर नहीं बनना, आपने इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर हमेशा कोई चीज़, कोई टूल, कोई टेक्नोलॉजी पिक करने से पहले ये देखता है कि इसके प्रोस क्या है और इसके कॉन्स क्या है, कहाँ कहाँ मुझे ये फ़ायदा देगी, कहाँ कहाँ ये नुकसान देगी। लकीर के फ़कीर मत बनिएगा कि भाई मुझे क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट आती है तो अव्वल से लेके आखिर तक जितने भी प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, जितने भी फीचर मैं बनाऊंगा, वो सब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही बनाऊंगा। ये बहुत ही रॉन्ग मेंटालिटी है और ये आपकी ग्रोथ के अंदर हमेशा रुकावट बनेगी। आपने वर्सेटाइल बनना है। मेक सेंस? कूल। इसी तरह आपने स्ट्रैपी पढ़ा था, इसी तरह आपने और क्या क्या पढ़ा था भाई? बहुत सारी आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पढ़े, बहुत सारे आपने टूल्स पढ़े। हमेशा उसको पिक करने से पहले अपनी फंक्शनैलिटी या अपने फीचर सेट को देख लीजिएगा, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, और इसकी लिमिटेशन, इसके प्रोज या कॉन्स देख लीजिएगा कि क्या एक ही तरीका है या एक ही वजह है क्योंकि मुझे ये आता है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कभी भी वजह नहीं होनी चाहिए। प्रोज और कॉन्स आपने सामने रखने, ठीक है। तो पहले क्वार्टर के अंदर आपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी, दूसरे क्वार्टर के अंदर हम थोड़े से एडवांस हुए और हम नेक्स्ट JS के अंदर आए। यू गाइज आर लकी, ट्रस्ट मी, यू गाइज आर लकी कि एक टेक्नोलॉजी के बाद जैसे ही आपने जो दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़ी है वो नेक्स्ट
GS के। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट GS एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। आपको एप्लीकेशन बनाने का पूरा स्पेक्ट्रम समझ आने लग गया, क्योंकि उससे आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, उससे आप बैक एंड भी बना सकते हैं। डेटाबेस आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी एफर्ट की थी उन्होंने डेटाबेस कनेक्ट भी करना सीख लीजिए। तो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लेयर्स होती है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, आपके पास डेटाबेस होता है, वो तमाम लेयर्स आपने एक्सपर्ट तो नहीं बन गया, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर इसकी नॉलेज आ गई। ये यकीन माने बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अब आपके पास पहली पूरी नॉलेज है कि यार पूरा एक प्रोडक्ट बनाने का जो स्पेक्ट्रम होता है मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। अब उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना वो कोई 5-6 महीने का काम नहीं होता। ये चीज वो है, एक्सपर्टीज हासिल करना वो चीज है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है। आप जूनियर है, आपको 100 टूल्स जरूर आते होंगे, लेकिन हर टूल पे एक्सपर्टी हासिल करना इसकी प्रीरिक्विजिट है। ये लाजमी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, ठीक है। तो आप इस चीज से मत जाइएगा कि मुझे टाइप स्क्रिप्ट आती तो है लेकिन मुझे बेहतरीन क्यों नहीं आती। भाई बेहतरीन इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके लिए प्रीरिक्विजिट है, वो करना ही करना होगा। वो क्या है? एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। 1, 2, 3, 4, 100, 200 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, तब जाके अक्सर चीजें समझ आती हैं। मैं बोलूँ भाई मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी ऐसी चीजें आती हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ। बचपन मतलब वो वाला बचपन नहीं, अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के बचपन से देख रहा हूँ। तब भी ऐसी चीजें आ जाती है, भाई ये क्या है कि लैंग्वेज का जिसको मेरी कोर लैंग्वेज है, मुझे उसकी ये चीज नहीं पता थी। हाँ भाई नहीं पता थी, कोई मसला नहीं, एक्सपीरियंस के साथ कल नहीं पता थी ना, आज पता चल गई है, कल परसों तरसों 3-4 और नई चीजें पता चल जाएंगी। तो आपको एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम पता चल गया। आप वेब डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गए और अब आपको वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली आती है। ये बात है तय कि आपको कंप्लीटली आती है। क्या चीज नहीं है? वो है एक्सपीरियंस, जो कि वक्त के साथ आएगा। अब हम किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बर्ड आई व्यू दूंगा, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपको काफी सारी चीजें आप कवर कर लेंगे। लेट्स से अगर मैं इस लैपटॉप को या इस मार्की में स्टूडेंट्स को सिर्फ इनके पास करीब आके को देख रहा हूँ, तो मेरा जो एक साइट होगी, जो मेरा एक नजर होगी, वो कितने स्टूडेंट्स को कवर कर लेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, लेट्स से मैं हेलीकॉप्टर के अंदर हूँ, तो बड़े लाखों का भी हुजूम हो, मेरी आंखों में वो बस जाएगा, समा जाएगा। अब मुझे किसी का पूरा स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा कि भाई कि आप कैसे, इनका कलर कैसा है, इनके बाल किस कलर के हैं। लेकिन एक बर्ड आई व्यू, एक पूरा होल पिक्चर, बिगर पिक्चर मुझे दिख जाएगी। हाँ भी है, तो वो बिगर पिक्चर हम ले लेते हैं कि यार बेसिकली हम करने क्या चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा नहीं, जरा गाइड कीजिएगा इस क्वार्टर का गोल क्या है, कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और जो इतना बड़ा शिफ्ट है, इसको मैं वाकई शिफ्ट बोलूंगा। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है कि यार वेब डेवलपमेंट, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js, स्ट्राइपी और पता नहीं क्या क्या, और फौरन उठा के ये क्या बेवकूफ़ी है, तो मैं यहाँ पे बैठ के बोलूंगा भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, ये वेब डेवलपमेंट एकदम से एजेंटिक एआई, ये क्या चल रहा है। तो जरा नहीं, थोड़ा सा ना इस क्वार्टर का बर्ड आई व्यू दें कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, शुरू में जब ये कोर्स अनाउंस हुआ था तो सबको ही याद होगा कि सबने सुना था कि हम लोग कोई जनरेटिव एआई पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा ही था। कोई आप लोगों ने सुना होगा मेटावर्स पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आप लोगों को यहाँ पर बुला के हमने डायरेक्ट जनरेटिव एआई नहीं पढ़ाना था। अगर आपको जनरेटिव एआई पढ़ाते तो सारी बातें आपके सर के 2 फुट ऊपर से जाती और फिर आप लोग हमें पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को प्रोग्रामिंग की ABC सिखाई गई कि किस तरह से आप लोगों ने इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना है, ठीक है। आप लोगों को HTML CSS नहीं आती थी, उन लोगों ने आप लोगों को वीडियो शेयरिंग मैनेजमेंट कि भाई आप लोगों ने ये पढ़ के आनी है, देख के आनी है, समझ के आनी है, ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए। आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, काफी सारे लोगों ने जो है ना उसको देख के बड़े अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए। उसके बाद आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई गई जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर जान डालते थे। बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इतने डिटेल में पढ़ाई गई थी, इतने डिटेल में कि आपकी दिमाग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बैठ सकते थे वो सारे बैठ गए।
मैं सर मुबशिर के साथ था। सर मुबशिर ने 3 दिन, शायद मेरे हिसाब से 3 दिन लिए थे, एक वेरिएबल और दूसरा उसकी डेटा टाइप समझाने में। ऐसा ही था अगर आप लोग क्वार्टर 1 से रहे थे। लेकिन अब आप लोगों ने सीख ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल एक ही सीखी जाती है, डिटेल में सीखी जाती है, समझी जाती है कि वर्क कैसे करनी है, फिर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आप लोगों को उसके अंदर डीप नॉलेज रखनी होगी, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तकरीबन सिमिलर होती है, वही वेरिएबल्स होते हैं, वही एरे होते हैं, वही ऑब्जेक्ट होते हैं, वही फंक्शन होते हैं, उसके अंदर रूल्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पाइथन सीख सकते हैं, लेकिन आपको टाइपस्क्रिप्ट बताएंगे ताकि आप लोग कंटेंट भी बना सकें, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उस वक्त टाइपस्क्रिप्ट का भी बड़ा बूम था, अभी भी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी कर सकते थे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बहुत हाई लेवल पे थी। तो इस क्वार्टर के अंदर जो कि हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएंगे थोड़ा सा बैक एंड और एआई की तरफ। तो एआई के अंदर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जाएं तो वो कोड जो कि हम यहाँ पर एआई के लिए यूज करेंगे वो आप कोड टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनानी है उसका कोड देके आप लोगों ने हैरान हो जाना है, उसके अंदर लॉजिक किस तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। तकरीबन जैसे कि सर मोहित ने अभी बात की कि आपको किसी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट होने में आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, हो सकता है 50, 100, 200 बहुत बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तब जाके आपको उसकी डीप नॉलेज आती है। लेकिन पाइथन सीखेंगे हम इस क्वार्टर में, हर किसी को पता है, आप लोग बच्चे कहें नहीं, सोशल मीडिया है, ग्रुप से हर किसी को पता है कि इस क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने पाइथन सीखनी है। बेसिकली जितने भी एआई के मॉडल्स होते हैं, एआई नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी हम लोगों ने अपना फंक्शनलिटीज पढ़नी है, जितने भी फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, वो सारे के सारे पाइथन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन सिंपल और इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह सिंपल है। उसके जो है ना लॉजिक वो आपको आसान लगेंगे टाइपस्क्रिप्ट के मुकाबले। तो इस क्वार्टर का हमारा गोल है कि आपको पाइथन का ऐसा एक्सपर्ट बनाया जाए दुनिया लेवल पर, ताकि आप कोई भी प्रोग्राम अपने खुद से लिख सकें। ओपन सोर्स पड़ा हुआ होता है, वो तमाम कोड आपको मिलेगा गिटहब के ऊपर। तभी हम आपको भी बोलते थे कि भाई कोड करो, और कोड करने के बाद अगर कोड किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपके पास बस एक ही जरिया होना चाहिए, वो है गिटहब। ना कि आप यूएसबी के अंदर किसी को कोड डाल के दे रहे हैं कि भाई ये ले मेरा कोड। ये ओल्ड स्कूल काम था, ये आप कतन नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। GitHub is the only way to share or to collaborate with fellow developers। या अगर आपने कोड शेयर करना है तो भी ये आपके पास ओनली सोल्यूशन होना चाहिए to share your code और to store your code somewhere in a cloud। क्लाउड क्या है पढ़ेंगे, बादल वाला क्लाउड नहीं, एक और क्लाउड जिसको हम पढ़ेंगे। तो GitHub क्या है भाई? GitHub के पास दुनिया जहान का कोड पड़ा है। अब GitHub क्या करता है? GitHub क्या होता है? GitHub क्या करता है? GitHub कुछ अरसे बाद या सालाना एक सर्वे करता है, सही है। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, डिफरेंट डेवलपर से मिलता है, प्रोग्रामर से मिलता है और उनके एक्सपीरियंस लेता है, या ओवरऑल उसके इकोसिस्टम में जो चीजें मौजूद होती है उनकी बेसिस के ऊपर कोई एक बात के साथ या एक चीज के साथ आता है। अब वो चीज क्या है? वो कोई टूल हो सकता है कि भाई मैंने सब चीजें देखी है, सबसे बातचीत की है, तमाम कोड रिपोर्ट्स देखी है, उनमें ये टूल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उनकी रैंकिंग करता है फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। अभी GitHub के सर्वे के मुताबिक या GitHub के जो भी मामला थे उसके मुताबिक GitHub ने जो फाइनल रिजल्ट निकाला है किस चीज का? टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑन GitHub। और ये जो ऑन GitHub है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार सिर्फ GitHub पे तो ये GitHub बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। दुनिया जहान के ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर इनके पास मौजूद है, उनकी बेसिस पे इन्होंने ये इवेल्युएट किया है कि भाई जो पाइथन है ना वो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ओवर द ईयर है। आप देख सकते हैं, लेट्स से ये ईयर्स आप इनको बना लें 1 2 3 4 5, लेट्स से ये जो 2004 है ना, वैसे तो ये 4th रैंकिंग का है, लेकिन लेट्स से ये 2004 था, तो 2004 में पाइथन काफी 4th नंबर पे थी। उसके बाद किस पे आ गई? 2 पे, उसके 3 पे, उसके बाद किस पे आ गई? 2 पे, और उसके बाद किस पे आ गई? अब
1 पे, तो ये चीजें ग्रेजुअली हुई है। एक चीज जो चीज आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है जिसका अभी बूम है और एकदम से सब खत्म हो जाएगा, हमने पढ़ी उसको कोई फायदा नहीं रहेगा। ये चीज दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट में काफी अरसे से है, ये स्टेबल है, इसके अराउंड कम्युनिटी है, आप एक अच्छी चीज पढ़ रहे हैं जो कि स्टे करेगी। ऐसा नहीं है अभी हाइप है और कल को इसका नाम और निशान नहीं है। जैसे अक्सर आते हैं ना हाउसिंग स्कीम्स आती है, एकदम से उठती है वो बड़ी हाइप है, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन गायब, कुछ पता ही नहीं है, सबके पैसे ठप। तो ये वो वाला काम नहीं है कि आप हाइप का पार्ट नहीं बन रहे, आप एक स्टेबल चीज का पार्ट बन रहे हैं जो कि आया ही स्टे करने के लिए। तो पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बहुत पुरानी है और ग्रेजुअली इंप्रूव करके अब नंबर 1 है। जो आपने पढ़ी थी वो भी नंबर 1 पे थी, लेकिन ओवर द एयर वो कहाँ पे आ गई है, 2 पे आ गई है। तो माशाल्लाह आपको पहले ही जो टॉप 2 लैंग्वेज है या सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको पहले ही आती है। तो ये आपके लिए रिलेटिवली बहुत आसान होगा कि आप फर्स्ट पे स्विच कर जाए। दोनों की सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों हाई लेवल है। हाई लेवल से मुराद क्या होता है कि हमारे या इंसान के समझने के करीब है, इनका सिंटेक्स, इनका फॉर्मेट और इनके चलने का तरीका हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, हम आसानी से समझ लेते हैं। इनकी बनस्बत या इनके बरक्स अगर मैं आपको बोलूँ रस्ट या फिर सी या फिर जावा, अगर आप वो पढ़ते तो आपका क्या बोलूँ, आप सर पकड़ के बैठ जाते कि यार ये क्या पढ़ा है। तो आपकी जो पहली लैंग्वेज थी वो भी आपने बेस्ट चॉइस थी आपकी, और अब पाइथन तो आपको इतनी आसान और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देगी, आप बोलेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट यार टाइपस्क्रिप्ट वो थी, लेकिन पाइथन जबरदस्त चीज़ है। तो पहली मोटिवेशन अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, here to stay, Python is here to stay, okay? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब दूसरी चीज कि भाई क्लास तो होती है हफ्ते में एक, आप बताएंगे 5 चीजें समझ आएंगी, 5 नहीं आएंगी, कभी 7 आ जाएंगी, 3 नहीं आएंगी, कभी 2 आएंगी, 7 समझ नहीं आएंगी, तो हम क्या करेंगे घर जाके। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये गिटहब की एक रिपो है, सही है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की जाती हैं, लेकिन एनीवेज आप लोग से थोड़ा, ये है आपके पास गिटहब की रिपो। वरना आप गूगल पे जाके सिर्फ पेनावर्सिटी लिखेंगे ना, ये आपके सामने आ जाएगी, बड़ी पॉपुलर है। किसने बनाई है, किसने मेंटेन की है, सरजिया ने मेंटेन की है। आपने ये रिपो को पकड़ लेना है और इसका अपने पीछा खत्म नहीं छोड़ना है। क्लास में हमेशा मैं बोलता हूँ क्या रूल होता है भाई हमारा, 7% का रूल होता है या 70% का रूल होता है या 30% का रूल होता है, 30% का होता है। क्लास में आपने मेरी बातें सारी सुननी है, ठीक है। अगर आप आपस में बातों में लग जाएंगे तो आप टेम्पो लूज कर जाएंगे और मामला थोड़े खराब हो जाएंगे। आपने बातें सारी सुननी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप 30% क्लास का लेके जाए। मत कोशिश कीजिएगा कि मुझे एक चीज़ समझ आए, आप तमाम चीज़ें छोड़ देंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। 30% का रूल रखें और 30% भी की कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स। हमेशा मैं बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना एक हफ्ते के अंदर 3 बुक्स पढ़ लेते हैं, 4 बुक्स पढ़ लेते हैं, 5 बुक्स पढ़ लेते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक पेज पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। वो की पॉइंट्स निकालते हैं, वो उस बुक का जिस्ट निकालते हैं, क्रक्स निकालते हैं कि यार इसकी समरी क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जो बुक्स पढ़ने वाले हैं, बुक्स के अंदर हाईलाइट किया हुआ होता है डिफरेंट लाइन्स को, ठीक है। तो बेसिकली वो की पॉइंट्स होते हैं। यार इतनी बड़ी बुक है, लिखने वाले ने भी हर बात तो काम की नहीं लिखी होगी ना, तो चंद ही बात होंगी जो कि काम की लिखी होगी। तो इस क्लास में मैंने बहुत सारी बातें की होंगी, कुछ फजूल बातें की होंगी, कुछ काम की होंगी। आपने वो जो 30% क्लास में लेके जाना है वो सिर्फ काम की बात है, फजूल बातों को मैं खुद बोल रहा हूँ छोड़ के चला जाना। और फिर पूरे हफ्ते में उस 30 को 100 करना आपका काम है, और वो आप इस रिपो की बेस पे करेंगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इसमें से ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेक सेंस? फाइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका गो टू सोल्यूशन है किस चीज़ के लिए, चीज़ों को समझने का। इस पूरे क्वार्टर का, थ्रू आउट द क्वार्टर हम इस रिपो को फॉलो कर होंगे, तो याद रखिएगा आपने इसका पीछा कतई नहीं छोड़ा। अब इसके अजान हो गया, अजान होती है, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आप भी हम मुझसे आराम करें, हम फिर स्टार्ट करें। ये भाई हमने जो क्वार्टर हम रिपोजिटरी पाइथन की हद तक जो फॉलो कर रहे होंगे वो आपके पास ये होगी लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। मेक सेंस? कूल। तो इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जब भी आप कोई भी, इसका भी रूल बता रहा हूँ, और इन जनरल जब भी आप कोई गिटहब रिपो देख रहे हो, हमेशा उसकी रीडमी फाइल कब आती है? जब भी आप गिटहब की रिपो खोलते हैं ना, नीचे रीडमी फाइल आ रही होती है। इसमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या गाइड दी हुई होती है, जो आपके पढ़ने के लिए लाजमी होता है। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप है, लेकिन अक्सर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आप रन करना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन बताए होते हैं कि भाई ये प्रोग्राम अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे कैसे रन कर सकते हैं। खैर, इसमें भी आप हर एक फोल्डर और जो ये फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे, यहाँ पे भी रीडमी फाइल आपने जरूर पढ़ना। ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ के सामने तमाम इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स होंगे, आपने कहाँ सबमिट करना है, कोई अगर यूट्यूब की वीडियो फॉलो करनी है उसका भी लिंक यहाँ पर होगा। प्लस के तमाम चीज़ें जो भी इस क्लास के अंदर कवर की जाएंगी, उसके रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको रीडमी फाइल के अंदर मिल जाएगा। खैर, तो सबसे पहले ये तमाम फोल्डर्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले 00_python_colab। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको गूगल कॉलैब का पहले इन है? अभी ये हुआ है। कोई ऐसा वो नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, अगर पता है नहीं पता तो क्यों मसला नहीं, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी या मसला खत्म नहीं। ठीक है, अच्छा पहली चीज जहन में बिठा लें, बिस्मिल्लाह करने लगे। आपका जो भी मेजरमेंट था सेकेंड क्वार्टर की अपनी एफर्ट को मेजर करने का, आप बोलेंगे भाई मेरे पास कोई तरीका बन गया है कि मैं अपनी एफर्ट को मैनेज या मेजर कर सकूं, और उसका जो वजन आया ना, लेट्स से किसी तरीके से आपने कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन निकाल के उसको वजन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उसका वजन बना है 5 किलो। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट क्वार्टर की भी इसी तरीके से अपनी एफर्ट को मेजर कर लिया, उसका वजन बना 3 किलो, तो इन टोटल दोनों का सम आ गया 8 किलो केजी के अंदर आपकी एफर्ट फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की आपको मिल गई। इस बार कम से कम उसको मल्टीप्लाई बाय 6 जरूर कीजिए, इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। पहले जो क्वार्टर होते थे, मैं 5, 6, 10 क्लासेस के बाद जाके बताता था कि यार अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इतना मुश्किल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके बाद स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी, और आप भी देखते थे वाकई उसके बाद स्ट्रेंथ ड्रॉप होती थी। पहला स्ट्रेंथ वहाँ तक होती थी, तो उसके बाद कम होते होते करीब आ जाती थी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना, पाइथन इटसेल्फ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मेरा अभी भांजा है 7 साल का, उसको क्योंकि पाइथन पढ़ाने लग गए थे, तो मैं अभी उसको पाइथन पढ़ा लेता हूँ, ऑनलाइन में उसकी क्लास लेता हूँ, दुबई में होता है, तो वो भी सीख गया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीख गया, माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है। तो पाइथन एज अ लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूँ करके आ जाती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट और जो टूल्स और जो चीज़ें हम एडिशनल इस प्रोग्राम में ऐड कर रहे होंगे ना, वो आपको टफ टाइम देगी। अभी से बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा, क्योंकि अब यू गाइस आर मैच्योर इनफ, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो ये फील्ड ज़बरदस्त है। तो पहले बता रहा हूँ, जितनी भी एफर्ट मेजर करें उन दोनों क्वार्टर का सम निकालें और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं करें, तो ये ज़रूर कीजिए। अब पाइथन पढ़ाने से पहले आपको यहीं पे दिख रहा है सामने जो पहला फोल्डर मैंने खोला है पाइथन कोलैब, उसका फर्स्ट फोल्डर ही है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक टूल है। तो खुद ही समझ जाएं कि शुरुआत में मैं टूल से कर रहा हूँ, एक चीज़ से कर रहा हूँ जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसी तरह की आप दर्जनों चीज़ें देखेंगे तो ज़रा तैयार करेंगे। इसके भी नीचे आते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, एजेंटिक ये का प्रोग्राम है, पाइथन का कोर्स है, कोलैब नोटबुक। अब ये गूगल कोलैब है क्या? शामिल मौजूद है? शामिल जरा आगे हमें बताइएगा कि गूगल कोलैब है क्या? शामिल के लिए तालियां भाई, तालियां वाले कंजूसी बिल्कुल नहीं, पीछे वाले को जरा अपने बाइसेप्स को थोड़ा सा ऊपर करना और क्लैप करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग गूगल कोलैब के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ना कोई आईडी यूज़ करते हैं, लाइक VS कोड है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। एक इंटरप्रेटर है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आपको आउटपुट करके
शोकेस करते हैं कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है, तो आप लोग इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट इंटरप्रेटर जो IDE है एक दरमियान में क्या है, मीडिएटरी पॉइंट है, या इसको हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। वो क्या काम करता है, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी मशीन IDE और उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, बैरियर है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसको अंडरस्टैंड करता है, IDE कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, देन आपके आउटपुट शो करता है। अब गूगल कोलैब जो है इसी तरह से हमारे पास एक IDE है जो कि आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप फ्री वर्जन के ऊपर इसको देखें तो आपको 16 GB रैम स्पीड प्रोवाइड करेगा। एक आपके वर्चुअल मशीन है या फिर आपके पास ये लैपटॉप है, तो इसके अंदर एक CPU होता है, ठीक है, और एक GPU सिस्टम होता है और एक CPU भी होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि फ्री 16 GB रैम एक डेडिकेटेड आपको मशीन प्रोवाइड करती है गूगल ने, जहाँ पे आप अपना कोड रन करते हैं और स्पीड की ऑप्टिमाइज होती है। ये उस स्पीड को कॉन्फ़िगर करती है जो कि एक्चुअल गूगल के सर्वर्स के अंदर चल रही होती है। लाइक 100 GB के हिसाब से चल रही होती है राइट नाउ। तो इस तरह से ये जो है एक फ्री रिसोर्स है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और पाइथन प्रोग्रामिंग को इसके ऊपर रन करेंगे। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, VS कोड पे आपने काम किया था, उसको आप बोल सकते हैं वो IDE है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त, गूगल कॉलर पे आता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपने टाइप्स के लिए पाइथन पढ़ी थी ना, वो एक स्पेस में बड़ी पॉपुलर थी। वो स्पेस कौन सा था? वो वेब डेवलपमेंट का था। जब भी आपको लिंक्डइन पे जाएं, आपको जॉब सर्च करने का कोई वेब डेवलपर, आप लिखिए वेब डेवलपर या फिर डेवलपमेंट, आप उसकी JD पढ़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके अंदर जावा में आंखें बंद, जावा बोलो, जावा स्क्रिप्ट में आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि मेंशन होगी ही होगी, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट जावा स्क्रिप्ट के बगैर करने का सोच ही नहीं सकते। सही है। तो जो हमने टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसका एक बड़ा पॉपुलर स्पेस है जहाँ पे वो समझे हीरो है। वो कौन सा स्पेस है? वेब डेवलपमेंट का स्पेस है। व्हेन इट कम्स टू पाइथन, पाइथन भी एक स्पेस के अंदर बड़ी ही पॉपुलर है। वो स्पेस कौन सा भाई? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये वो स्पेस है जिसमें पाइथन के कोई करीब भी नहीं दिखता। इसलिए जब हम एजेंटिक AI पढ़ रहे थे, एजेंटिक AI एट द एंड, आपको पता है इस क्वार्टर का गोल है कि हमने एजेंटिक AI पढ़नी है। यहाँ पे कोई पाइथन मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही एजेंटिक था और AI आया, तो जैसे ही AI आया ये चीज़ प्रीरिक्विजिट बन गई कि यार बिहाइंड द सीन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो पाइथन ही होगी। क्यों? क्योंकि AI का हीरो कौन है? पाइथन। डज इट मेक सेंस? यस सर। तो ये था मेन मकसद। अब आपने सोच लिया भाई आपने पाइथन में काम करना है, अब सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक PC, ऐसी है। अब एक ID, जैसे आप लोग ने, मैं करेक्शन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को, ये पहली क्लास है जिसमें मैं टाइपस्क्रिप्ट की तरफ बार बार करेक्शन करवा रहा हूँ, अगली क्लास में ये नहीं भेजा। याद किए करें, जब आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, क्या आपके पास लैपटॉप था तो आप टाइपस्क्रिप्ट कोड लिखना स्टार्ट कर दिया ना आपने? कुछ चीजें थी जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ी। वो क्या थी? VS कोड, आपको सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ा, TSC, अगर आपको याद हो प्रीरिक्विजिट। आपको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ा, प्रीरिक्विजिट। आपने VS कोड के अंदर डिफरेंट टूल्स को या डिफरेंट एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया, प्रीरिक्विजिट। उसके बाद ये तीन चीजें हो तब भी काम नहीं चलेगा। क्या मकसद है? Node.js इंस्टॉल की, प्रीरिक्विजिट। इसके बाद भी काम नहीं चलेगा। कैसे काम नहीं चलेगा? अगर आपका लैपटॉप इस कैपेबल नहीं है कि वो प्रोग्राम को रन कर सके। लेट्स से वो Porto 2 है,
वो 1 GB या 2 GB उसके अंदर रैम है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर ही तो बनाया था, ये इस बेचारे को क्या मौत आ गई, ये क्यों नहीं चल रहा। तो आपके लैपटॉप पे सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद भी अगर आपके लैपटॉप में रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, एक स्पेसिफिक रैम की अमाउंट मौजूद नहीं है, मेमोरी मौजूद नहीं है, स्टोरेज मौजूद नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज होगा और आप नहीं काम कर पाएंगे। ये 3 चीजें याद रखिएगा। चौथी चीज, लेट्स से आपने प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आपने कोई इशू फेस किया, वो आपने अपने फेलो डेवलपर के साथ शेयर करने कि यार ये मैं मसला फेस कर रहा हूँ, तुम जरा मेरी हेल्प कर दो। तो क्या करेंगे आप, या तो ओल्ड स्कूल है तो वही यूएसबी के साथ कोड इधर डालेंगे, उसको यूएसबी देंगे, अपने सिस्टम पे चलाओ। लेट्स से आपका मौजूद नहीं था तो अपने घर पे, आप अपने घर पे आप उसको अपने लैपटॉप पे दे नहीं सकते। कुछ तरीके हैं वो यही है, या तो यूएसबी में कोड डाल के उसको देंगे, या फिर गिटहब के ऊपर पोस्ट करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, और उसको गिटहब का लिंक देंगे कि भाई यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तुम भी यहाँ से देख लो। लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन है, चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है, पहले गिटहब पे पोस्ट करूँ, फिर उसको लिंक दूँ, अगर पब्लिक नहीं है तो उसको एज ए कोलैबोरेटर ऐड करूँ और फिर उसको एक्सेस दूँ। तो ये कुछ चीज़ों को गूगल कोलैब ने आगे कैटर किया। पहली चीज़ तो क्या कि अगर आप पाइथन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, या पाइथन के प्रोजेक्ट में किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो भी मैंने आपको पिछले मसले बताए थे कि मेरे सिस्टम के ऊपर रैम नहीं है, मेरे सिस्टम में रैम है लेकिन मेरे पास TSC इंस्टॉल नहीं है, TSC भी इंस्टॉल है, कोलैबोरेट करना है तो फिर गिटहब पे पुश करना है, तब जाके कोलैबोरेट करूंगा। इन सब का एक सिंगल स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के लिए नहीं, किसके लिए, पाइथन के लिए। मेक सेंस? यस सर। ये 3 चीजें दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि रैम, स्टोरेज, ये तमाम चीजें अब आपको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, गूगल कोलैब संभाल लेगा। दूसरी चीज प्रीरिक्विजिट, जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर इंस्टॉल करना था, नोड.js इंस्टॉल करना था और तमाम चीजें इंस्टॉल करनी थी, ये भी गूगल कोलैब बोलते हैं। अगर आपको पाइथन चलानी है तो आपको क्योंकि पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं आपको पहले इंस्टॉल दूंगा, चलाओ। तीसरी चीज, किसी से कोलैबोरेट करना है तो कुछ नहीं करो, 1 क्लिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसकी ईमेल डालोगे, उसी फाइल के अंदर उसके साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 3 की फीचर्स हैं किसके, आपके पास गूगल कोलैब के। मेक सेंस? यस सर। समझ आ गया? चलो अब बात यही है कि भाई मुझे पाइथन के ऊपर काम करना है, तो अब मुझे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास रैम है, मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, नहीं, मैं जाके गूगल पे लिखूंगा, गूगल क्या लिखूंगा भाई, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब, बस ये लिखें, इंटर करें। बस एक प्रीरिक्विजिट है, आपका गूगल के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल के इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं। ये अब मैं इसको आपकी कुछ वोकैबुलरी दे रहा हूँ। ये आपके पास क्लाउड सॉल्यूशन है जो कि गूगल के मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है। बिहाइंड द सीन आपको गूगल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बोल रहा है रैम भी मेरी, स्टोरेज भी मेरी, CPU, GPU, TPU जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी मेरा, ठीक है। स्टोरेज की टेंशन भी मेरी, मैं संभाल लूंगा। अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है वो भी मैं संभाल लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल का एक टूल यूज कर रहे हैं जो पूरे तरीके से गूगल ही संभाल रहा है। हमने क्या करना है, हमने बस उसको इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको बोलते हैं ये है एक क्लाउड सॉल्यूशन। क्या है भाई, क्लाउड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे होस्ट है, सर्वर कहीं पड़ा हुआ है, जैसे बादल होते हैं ना, इधर उधर जा रहा है भाई, हमें उनको कोई ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। इसकी और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, वो मैं आपको कभी दूंगा नहीं, वक्त के साथ साथ दूंगा, लेकिन ये क्लाउड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि कहीं भी चीज पड़ी हुई है, मैनेज हो रही है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। मैंने क्या करना है, मैंने बस उसको इस्तेमाल करना है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट, जो कि मैं कर रहा हूं। मेक सेंस? यस तो सर। आपने लिखा गूगल कोलैब, जैसे ही आप गूगल कोलैब के ऊपर आएंगे, आपके पास जो पहला लिंक आ रहा है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जूम कर लेता हूं, अभी बस गूगल कोलैब सर्च किया, पहले लिंक आया, उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ऐसी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, मतलब क्या आ रहा है स्क्रीन में आज,
हो गया क्या? नीचे आ रहा है सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे ही खोलेंगे पॉपअप आपके सामने खुला हुआ है। इसमें आपके पास रिसेंट जो आप जब खोलेंगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा कि आपने कोई रिसेंट प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाया नहीं होगा। मैंने बनाए हुए इसलिए मेरे पास दिख रहे हैं। आपके पास एग्जांपल्स प्रोजेक्ट भी आ रहे होंगे कि भाई ये मैंने बनाए दिए हैं, इनसे स्टार्ट कर लो। आपके पास अगर पहले ही गिटहब पे लेट्स से आप पहले ही पाइथन के प्रोग्रामर है, आपने पहले ही पाइथन का कोई कोड गिटहब पे रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसको कनेक्ट करना कि जहां मैंने छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूं गूगल कोलैब में, तो आप यहाँ पे गिटहब के ऑप्शन से अपनी गिटहब की रिपो गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेक सेंस? और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपकी जो पाइथन की फाइल है वो आपके सिस्टम पे है, सही है, आप उसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं कि यार जितना लोकल सिस्टम पे काम करना था कर लिया। आप क्या करते हैं, आप कोलैब इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको इसके फायदे तो बहुत सारे बता दिए, अब एक चीज सुनिए, गूगल कोलैब इज नॉट फॉर प्रोडक्शन रेडी कोड। ये आपके खेल कूद की जगह है, एक्सपेरिमेंट की जगह है। गूगल कोलैब पे आप क्या करें, पाइथन सीखें। क्यों? क्योंकि ये आपको एफर्ट से बचा रहा है कि भाई पाइथन इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, रैम की फिक्र, स्टोरेज की फिक्र, ये आपको उससे बचा रहा है। गूगल अकाउंट सबका होगा ना भाई, सबकी जीमेल है, गूगल अकाउंट है, तो बस ये प्रीरिक्विजिट है आपका, ये है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके तमाम झंझटों से बचा रहा है, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। इट्स नॉट फॉर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। मेक सेंस? जब इधर सीख लो फिर एट द एंड कोड अपने सिस्टम पे ही करना है, ठीक है, करना है उसको कहीं पुश करना है गिटहब के ऊपर, फिर उसको डिप्लॉय करना है, वो प्रोडक्शन रेडी होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने एक मॉडल आएगा, आपने तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबसे नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है न्यू नोटबुक, कि भाई मैं जो भी आप ऑप्शन दे रहे हैं, ना मैं कोई गिटहब की रिपो कनेक्ट करना चाहता हूँ, ना ही मेरे लोकल सिस्टम पे कोई पाइथन की फाइल पड़ी हुई है, ना मैं कोई एग्जांपल प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और ना ही मेरे पास कोई रीसेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि मैंने खोला ही पहली बार है। तो आप क्या करेंगे, सीधा ये न्यू नोटबुक के ऑप्शन पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक इन्वायरमेंट खोल देगा जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल होगी, आपको डेडिकेटेड रैम मिलेगी होगी, आपके लिए सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू चल रहे होंगे, आपने बस यहाँ पे आके कोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, और अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो भी सिंगल क्लिक के ऊपर आप कर लेंगे। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, ये कुछ रिलीज नोट्स मेरे, इसको आप इग्नोर करें मेरी तरह और इसको आप बंद कर दें ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लॉक आ रहा है, इसके ऊपर आप होगा करेंगे इंटरेक्टिव है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। चौथी गूगल कोलैब की फायदा कि इसमें एआई असिस्टेंट आपके लिए पहले ही मौजूद है, कि आप उसको बस चैट पे बोले कि भाई मुझे एक फंक्शन बना के दे दो जो कि 2 पैरामीटर ले और दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को रिटर्न कर दे, ये आपको पाइथन के अंदर फंक्शन बना के दे देगा। वो जो आप चाहते थे ना कि भाई VS कोड से निकल के पहले कहाँ गए, ब्राउजर में गए, वहाँ पे लिखा चैट जीपीटी, वहाँ पे जाके क्वेश्चन लिखा, उसमें जो आंसर दिया उसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया VS कोड के अंदर, वो तमाम चीजें आउट ऑफ द बॉक्स एक ही जगह पर रहते हुए आप कर सकते हैं। मेक सेंस? यस सर। किस को यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, हैंड रेज करें अपने लिए तालियां। आप तालियों में बहुत कंजूसी करते हैं और मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। ठीक है भाई, आपकी मोटिवेशन है आपको अच्छा सा पढ़ाया जाए, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे या तो आप छोड़ जाएंगे या तो आप क्या कर देंगे, स्लॉट स्विच कर देंगे। ठीक है, हमारी मोटिवेशन होती है हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो यहाँ से भी मोटिवेशन डाउन 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 होगी, और फिर बस हम आके खाना पूरी करेंगे, बोल देंगे भाई हमने पढ़ाया। आप देख ले यहाँ पे नामीन भाई बैठे होते हैं, सर जया बैठे होते हैं, बैठे होते हैं, कौन से सवाल जवाब करेगा, वो भी नहीं करेगा, और बोलेंगे आप क्वेश्चन उनसे करेंगे तो वो मैं बातों में उनको घुमा दूंगा, बोलेंगे अच्छा बनाया था, उनको नहीं समझ आया। तो कोशिश करें आप मुझे मोटिवेट करके ताकि मैं अपना 100% दूँ, और इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से जब 100% मिलेगा तो आप थ्रू आउट द क्वार्टर हमारी पूरी फैकल्टी सेटिस्फाई रहेंगे और ये स्ट्रेंथ इंशाल्लाह एंड करेंगे।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पहला स्निपेट ऑफ कोड लिखते हैं। पाइथन आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बस कुछ लिख के एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि पता चल जाएगा कि कुछ चल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने कुछ आ गया है। स्टेप्स पहले बता रहा हूँ, गूगल पे जाए, लिखे गूगल कॉलर, पहला लिंक आएगा, क्लिक करें, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सबको इग्नोर करते हुए सबसे नीचे आ रहा होगा न्यू नोटबुक, उस पर क्लिक करेंगे, ये वाली यूआई आपके सामने ओपन हो जाएगी। कूल, राइट, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि भाई आप क्या लिखें, कोड लिखें। अब कोड किस में लिखें, पाइथन में ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं console.log हेलो, क्या होगा, लिख देता हूँ console.log, मैं बोल देता हूँ हेलो। ठीक है भाई, कौन कौन बोलते चल जाएगा, हैंड रेस करे भाई, कौन कौन बोलते हैं भाई नहीं चलेगा, आ जाएगा। दरम्यान वाले क्या कहते हैं, ठीक है, नहीं चलेगा, चला के दिखा दो, लेकिन नहीं चलेगा। जब पहले बता दिया, गूगल कोलैब इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू पाइथन, पाइथन के लिए ही बना है, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का एनवायरनमेंट इसने सेटअप किया हुआ है और किसी लैंग्वेज के लिए नहीं। सही है, अब मैं करता हूँ उसको रन। तो बोले कि नीचे लिखा हुआ है एलोकेटिंग रन टाइम, कनेक्टिंग ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेगा, आपके लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा होगा। एट टाइम बेचारे एरर देने के लिए हमने बात उसको ऐसे की हुई है, वो बोलेगा भाव समझाओ, एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं भाई कंसोल लॉग को मैं समझते नहीं हूँ कि क्या बोल रहे मुझे करने को। अब कंसोल लॉग पाइथन में कैसे करें, उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है प्रिंट। देखिए कितना ह्यूमन फ्रेंडली है, आप किसी बंदे को बोले भाई प्रिंट, वो समझ जाएगा भाई प्रिंट। आप उसको बोले console.log, बोलेगा जो भी बोलेगा। तो ये पाइथन जो है बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके हमें लिखना है प्रिंट हेलो, ठीक है। कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रिंट। और उसी तरह ये फंक्शन है, तो बेसिक रूल्स तो कहीं नहीं जाएंगे। फंक्शन को भाई इन्वोक करना होता है, नॉन ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और ये हमसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, वो क्या है कि भाई क्या चीज़ लॉक करनी मुझे पता हो। हमने बता दी भाई ये स्ट्रिंग है, पाइथन के अंदर भी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पहली ये करने से पहले एक और चीज़ बताओ, घबराना नहीं है प्यारे दोस्तों। पाइथन लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके पास 4 कॉन्सेप्ट है, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तमाम चीज़ें आपको पता है, और ये तमाम चीज़ें पाइथन में भी है। पाइथन बस उनको स्टोर करने का, उनको लिखने का, उनको बनाने का एक अपना प्रोटोकॉल रखता है। जैसे console.log इज नॉट console.log, console.log इज प्रिंट, लेट वार होते ही नहीं है, इफ वैसे ही चलता है, फंक्शन वैसे ही बनते हैं, बस चेंज क्या है, सिंटैक्स और फॉर्मेट। मेक सेंस? इसलिए घबराइएगा नहीं, अपने आप को जरा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अब मैंने वैलिड पाइथन का कोड रखा है, लिखा है, और मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे बटन लिखा हुआ है ना, बटन बना हुआ है प्ले का, इसका मतलब है कोड को एग्जीक्यूट करो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे हेलो आ गया, आपका पहला प्रोग्राम जोड़ना चाहता है। अच्छा, ये कोई चाइल्डिश चीज़ें नहीं है कि वो या क्या हेलो लिखा और इसको सेलिब्रेट करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये जो शुरुआती चीज़ें होती है ना, सर दानियाल नमूरी से अगर आप मिले हो, तुमने बोला था कि मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैंने यही फील्ड लेनी है और इसमें सबसे आगे जाना है, जब मैंने VS कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट पे रेडी में अपना नाम लिखा था और ब्राउजर में जाके उसको देखा था कि मेरा नाम लिखा हो, तो मैंने ये एक्सप्रेशन ली थी कि यार ये तो वही ब्राउजर है जहाँ पे गूगल खुलता है, फेसबुक खुलता है, ट्विटर खुलता है, इंस्टा खुलता है, यहाँ पे मेरा नाम भी दिख रहा है। तो ये तो बस मज़ेदार चीज़ है, मैं तो ये करूँगा। और आप माशाल्लाह देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हर तरीके से कितना नवाजा है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें शॉर्ट लाइक यार बेवकूफ़ बना रहे हैं, हेलो लिख के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपके लिए होती है। आप यहीं से पता नहीं अपने 10 साल 20 साल में प्लान कर लेते हैं कि यार बस आगे तो ये लेके चलना है। तो मेक श्योर टू सेलिब्रेट दिस थिंग्स। एनीवेज, तो आपके पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ठीक है, प्रिंट किया है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, मैं चाहता हूं पहली कुछ चीजें कैटर हो गई भाई। अभी आपने देखा मुझे रैम की कोई फिक्र थी भाई,
कि मेरे पास रैम कितनी है या मेरे पास स्टोरेज कितनी है, नहीं मिला। मैंने ब्राउजर खोला, जिस तरह आप वैसे खोलते हैं ब्राउजर, वहां पे लिखे गूगल कॉलर, जिस तरह आप फेसबुक खोलते हैं, और यहाँ पे आके मैंने प्रोग्राम लिख दिया। तो पहली चीज तो ट्रू सेटिस्फाई हो गई कि भाई मुझे रैम एंड स्टोरेज की जरूरत या फिक्र नहीं करनी, गूगल कॉलर संभाल लेगा। दूसरी चीज क्या थी कि पाइथन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसकी फिक्र थी मुझे अभी नहीं, क्योंकि गूगल कॉलर ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसके अंदर पाइथन पहले इंस्टॉल थी, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, उसने चला दिया। अब तीसरी बात पे आता है कि भाई मुझे कोलैबोरेट करना है, मेरे इस पुराना कोड देखा था कंसोल डॉट एरर आ रहा था। अब लेट्स से मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं पता था कि भाई टाइप पाइथन के अंदर कंसोल डॉट नहीं होता। मैंने दोस्त से पूछा, किससे पूछा, नईम से, कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, मेरे पास पाइथन के अंदर एरर आ रहा है। वो बोलेगा भाई मुझे एक्सेस तो दे, मैं देख तो सकूं, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा। तो उसका भी डेट सिंपल आपके पास सॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है, वो यहाँ पे आपके पास एक शेयर नोटबुक का ऑप्शन होता है, या फिर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप इस नोटबुक को किसी बंदे के साथ शेयर कर सकें। अब होगा क्या कि एट द सेम टाइम आप दोनों भी इस नोटबुक के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो आपको बता रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये मसला है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, और आप देख रहे होंगे कि हाँ भाई मैं ये चीज गलत कर रहा था, थैंक यू सो मच नहीं, शुक्रिया, और अब कोड चल गया। मेक सेंस? तभी इसको बोलते हैं गूगल कोलैब। जो कोलैब है ना, वो कोलैबोरेशन से निकला है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो कोलैब है ये बेसिकली कोलैबोरेशन से ही निकला है। मेक सेंस? यस सर। कूल। और आप इसको क्या क्या कर सकते हैं भाई गूगल कोलैब के अंदर? गूगल कोलैब के इस पेज को मैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना सकता हूँ। लेट्स से भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट हेलो, और अब मैं नीचे लेट्स से मैंने यही प्रोजेक्ट जो है वो किसी को जाके दिखाना है, प्रेजेंट करना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जाके यही काम करवाना है या उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे होवर करूं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं नए ब्लॉक्स भी ऐड कर सकता हूँ कोड के। इनिशियली आपको एक कोड ब्लॉक मिलता है कि आप यहाँ पे कोड लिखें, आप यहाँ पे जाके और कोड ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। एक कोड ब्लॉक है, एक टेक्स्ट ब्लॉक है, यही दो है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ मैंने टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर लिया, और यहाँ पे आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, H1, H2 जिस तरह आपने पढ़ा था वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मेक सेंस? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब it is just a simple program that will print hello, ठीक है, बस इसको करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ गया, एक स्निपेट ऑफ कोड भी लिखा हुआ आ गया। तो आप इसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। मेक सेंस? और अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी मैं एक और कोड ब्लॉक ऐड कर लूँ, तो आप कोड ब्लॉक ऐड करेंगे, देखिए बिल्कुल उसी तरह का जैसा ऊपर था कोड ब्लॉक वैसे नीचे भी आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ भाई लेट। पाइथन के अंदर लेट होता है? कौन कौन बोलता होता है? कौन कौन बोलता है नहीं होता? पिक्चर लो पिक्चर वालों इससे बात करते हैं। यार एनीवेज पाइथन के अंदर लेट, वार, कॉस्ट कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दो और उसकी वैल्यू लिखो। लेट्स से मैं ऐसे आपको दिखाऊं कि भाई अगर मुझे एक रिजल्ट वेरिएबल टाइपस्क्रिप्ट पे बनाना था या जावास्क्रिप्ट पे बनाना था, तो ऑब्वियसली मैं तो लेट यूज करता था, कॉस्ट यूज करता था, उसके बाद लिखता था रिजल्ट मेरे वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद अपना एक्चुअल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जो भी मैं देना चाहता था। लेट्स से मैं बोलता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये वैलिड था, लेकिन पाइथन के अंदर वैलिड नहीं। तो पाइथन बोलता है कि यार मैं क्योंकि आसान लैंग्वेज हूँ, मुझे लेट, कॉन्स्ट, वार मत बताओ, मुझे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम बताओ और उसकी वैल्यू बताओ, दैट्स इट। मेक सेंस? बस आपका रिजल्ट आपका वेरिएबल बन चुका है, कोई लेट, कॉन्स्ट, वार और सेमीकोलन एंड में लगाने की जरूरत खत्म नहीं है। मेक सेंस? और नीचे लाइन पे आके मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ अपने इसी रिजल्ट। ठीक है भाई, सवाल की बात क्या सब शुरू करता हूँ बच्चे, आप नेवी ब्लू स्कार्फ जी, हाँ। अच्छा, क्लास का एक और रूल है, अगर आप उस क्लास से वाकिफ नहीं है
किसी को बुलाना हो कोई भी हाथ उठा ले, फिर मैं नेविगेट कर लेता हूँ कि भाई आपके राइट वाला जो थोड़ा क्या कह सकते कॉन्फिडेंट हो ना वो हैंड रेस कर दिया करें। मैंने जिस तक पहुंचना होगा मैं उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना के बोल दूंगा भाई एक इंडेक्स आगे एक इंडेक्स पीछे, लेफ्ट राइट पॉप पुश शिफ्ट एंड शिफ्ट जो भी कराना होगा मैं करा दूंगा। बच्चे कोड तो लिख दिया, बेहतरीन, कोई इशू नजर आ रहा है? एग्जीक्यूट करना है, क्या करें? ये वाला बटन है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये वाला पक्की बात है, ये चलाना होगा। कूल बच्चे, आपका नाम? सारा के लिए तालियां भाई। ठीक है, तो ये था आपके पास गूगल कॉलैब। आपने इसके तमाम फाइल देख लिए, रैम की मसला नहीं है, रैम की कोई टेंशन नहीं है, स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है, पाइथन इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है और कोलैबोरेशन की भी टेंशन नहीं है। यहाँ से शेयर करें, वहां पे जाके उसको बोले भाई शेयर कर दिए, उसको एक ईमेल आ जाएगी, वो जाके देखेगा। अच्छा, अब ये स्टोर कहाँ पे होगा? ठीक है, क्योंकि ये गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तो आपकी जो नोटबुक्स होती है ना, ये आपके ही अकाउंट की गूगल ड्राइव पे सेव होती है। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट है लेट्स से mubashir@gmail.com, तो अगर मैं अपना अकाउंट पे गूगल कॉलैब को ओपन कर रहा हूँ तो ये जो आपके सामने फाइल दिख रही है ना, अब ये ऑब्वियसली कि सेव भी हो रही होगी। अगर सेव नहीं होगी तो मसले की बात है, मैंने डिलीट किया तो दोबारा मिलेगी नहीं। तो ये टेक्निकली स्टोर हो रही है आपके अकाउंट पे ही, आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, तो एक और चीज भी याद रखिएगा जी भाई। नहीं, इसमें सब इंस्टॉल्ड है, आपने कुछ भी नहीं करना। इसके पास लेटेस्ट वर्जन और स्टेबल वर्जन इंस्टॉल्ड है। नहीं, सिस्टम पे कर लिया आपने इंस्टॉल। हाँ, हमने वो बेस्ट है। ये तो मैं बता रहा हूँ, रिपो के हिसाब से चल रहा हूँ एट द एंड, क्योंकि मेन मकसद ही है कि भाई ये प्रोडक्शन रेडी कोड बनाता ही नहीं है, तो एंड इसको कोई अपना हतमी फैसला मत समझिएगा कि भाई गूगल कॉलैब आ गया तो अव्वल और आखिर ये इस्तेमाल करना है। सबसे पहले खामी यही बताई थी कि ये प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए नहीं है, अभी सीख रहे हैं। तो वो सीखने की, अगर आप लोगों ने याद हो टैब स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती, समस्या प्रॉब्लम परेशानी का सामना करना पड़ा था, ये उससे बचने के लिए कि भाई अगर नहीं हो रही राइट अगर गूगल कॉलैब पे आना, अगर हुई भी है तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा VS कोड के ऊपर खुद ही कोड लिखें और पाइथन के थ्रू उसको कंपाइल करें, वो भी बताया। ठीक है, गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच जी भाई। हाँ, तो बताया तो है, इसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव होती है ना, या आपके डिफरेंट और फोल्डर्स होते हैं गूगल पे रहते हैं, सब कुछ एक्सेस दे सकते हैं रियल टाइम पे। सही है, रियल टाइम आपकी तमाम चीजें हो रही होंगी। ठीक है जी, इतनी आराम से बोलेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो सकते क्यों? सर इसमें प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, एक मिनट, आपको इनका समझ आ गया? आप थोड़े जोर से बोलो। सर कह रही है कि इसमें आपने कहा ना कि प्रोडक्शन होती है, तो वो क्यों नहीं होती, वजह? अच्छा, प्रोडक्शन रेडी क्यों नहीं हो सकता? प्रोडक्शन रेडी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोग्राम को एट द एंड आपने किसी हार्डवेयर पे चलाया। याद है Next.js की प्रोग्राम को आप वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते थे, वर्सल का प्रोजेक्ट आपको एक लिंक देता था, आप उसको विजिट करते थे, याद है तमाम चीजें? जब भी आप कभी प्रोडक्शन रेडी कोड की तरफ जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आप बड़ा ही गहराई से और उसको बहुत ही गहरी नज़र से देखते हैं। वो क्या है कि यार कंट्रोल कितना मेरे हाथ में है, इसमें तो कंट्रोल मेरे हाथ में है नहीं। लेट्स से डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, मैं वो कस्टमाइज़ कर ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको PVM जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होता है, वो क्या है वो तो हम चीज़ें पढ़ेंगे। वो बिहाइंड द सीन कैसे आपके कोड को वाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करिए, आपको कुछ नहीं पता। वो कोड कैसी जगह पे, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किस रीजन में डिप्लॉय है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, रीजन से क्या बता होती है। एक चीज़ की लेटेंसी। मैं कराची में बैठ के अपनी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो मेरी वेबसाइट है वो होस्ट भी काम होनी चाहिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान के करीब रीजन में, ताकि जब मेरी रिक्वेस्ट या किसी यूज़र की रिक्वेस्ट जाए तो बहुत दूर कहीं
यूएस या फिर कनाडा में जा रही हो, क्योंकि लेटेंसी ऐड होती है। मेरी रिक्वेस्ट कहाँ गई? कनाडा में गई, वहां पे मेरी एप्लीकेशन लोड की, वहां से रिस्पॉन्स आया, तब जाके एप्लीकेशन लोड हुई, टाइम ज्यादा बढ़ेगा। इसके बनस्बत अगर मेरा प्रोग्राम जो था वो पाकिस्तान में तो होते ही नहीं है क्लाउड, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी हासिल करें तो गूगल अमेज़न को भी यहाँ पे बुलाएंगे, भाई यहाँ पे अपना क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर दो। तो खैर यहाँ पे बहरीन है आपके पास, ये आपके पास यूएई है, तो आप करीब करीब रीजन में इंस्टॉल करते हैं ताकि एक यूजर की जो रिक्वेस्ट जाए वो बस यही दुबई में जाए, बहरीन में जाए, और फौरन से रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आ जाए, आपकी एप्लीकेशन आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास उसका भी कंट्रोल नहीं है, अब ये पता नहीं कहाँ पे इसने मेरी ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला एनवायरनमेंट बना के मुझे दिए, कनाडा में या फिर स्पेन के अंदर, पता नहीं कहाँ पे, मुझे क्या पता। तो अभी मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत ही बिगर पिक्चर के अंदर है। मेन चीज़ ये है कि मेरे पास प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को बनने के लिए जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन भी देखें, मीन फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेक सेंस? तो बस इस पर एक्सपेरिमेंट करें, ये आपके प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए खतरनाक नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीज़ों को और समझते हैं। जी जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में लेट और फोर्स यूज करते थे वेरिएबल्स कैसे पता लगाएंगे? इसको पढ़ेंगे, वो निटी-ग्रिटी डिटेल है, जब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना। अभी हमने पाइथन के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बोला फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कोलैब टूल, बड़ा मेंशन किया था। पाइथन पे आएंगे और डिटेल में समझेंगे। खैर, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोलैब था। 8:40 हो रहे हैं, नमाज का ब्रेक है 8। अब क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं, तो प्लीज बैठ जाइए और सुनिए। हो गया नेक्स्ट वीक। अच्छा, हमने गूगल कॉलर देख लिया, गूगल कॉलर के हमने फीचर्स भी पढ़ लिए, जो चीज़ें मैं डिस्कस की थी कि भाई पहली चीज़ रैम स्टोरेज की फिक्र आपको नहीं करना। दूसरी चीज़ आएगी, वो क्लिक करेगा, वो भी इसी नोटबुक पे आके लैंड हो जाएगा और वो आपके साथ कोऑर्डिनेट या कोलैबोरेट कर पाएगा डेट सिंपल। बस हम यहाँ पे लिखने में से नहीं, और नई जो भी ईमेल होगी वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, उसको सेंड करूँगा, डन करूँगा, उसको ईमेल चली जाएगी, अब वो भी कोलैबोरेट कर पाएगा। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो बोली थी लेकिन अभी तक दिखाई नहीं, वो थी AI। हमें बता रहे ना कि भाई चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहाँ पे कोड लिखते हैं, वहाँ से कॉपी करते हैं, फिर जाके उसको पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं ये पुराने वाले डिलीट कर देता हूँ, मेरा मकसद नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं जल्दी से, और पहले वाले पे आते हैं। लेट्स से मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ पाइथन के अंदर, लेकिन खुद नहीं लिखना चाहता, थोड़ी सी सुस्ती हो रही है। मैं वो चाहता हूँ कि यार AI को इन्वॉल्व करूँ और वो मेरा कोड लिख दे, ठीक है? तो अब वो कैसे होगा? आपने अपने कोड स्निपेट के ऊपर आना है, जो आपका स्निपेट है, ब्लॉक है, और यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है जेमिनाई, ठीक है? ये चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहा, ओपन एआई का ये जेमिनाई। अब दिख रहा है भाई, ये डायमंड टाइप का आपके पास एक आइकन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे, इस पर हवर करेंगे, आपके सामने ये तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा, लिखा हुआ भी है अवेलेबल AI फीचर्स, ठीक है? आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऑप्शन आया हुआ है कि भाई जनरेट कोड, और मैं ही चाहता हूँ कि मैं जनरेट कोड करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है एक्सप्लेन कोड। मैंने तो कोड लिखा हुआ नहीं है, वरना वो भी इनेबल होता है, वो आपको कोड एक्सप्लेन करने का भाई इस कोड में हो क्या है। खैर, मैं चाहता हूँ जनरेट कोड की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई टेक्स्ट बताओ, करना क्या चाहते हो, मेक सेंस? मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 पैरामीटर्स एंड रिटर्न द सम। सही है? एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि 2 पैरामीटर लेगा और रिटर्न करने का क्या, उनका सम। दैट सिंपल फंक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने करना है जनरेट, ठीक है? लेफ्ट में लिख रहा होगा जनरेट, आपने इस पर क्लिक करना है, वो प्रोग्रेस आपके सामने आ रही है। और अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं उसने टाइप स्क्रिप्ट, उसने पाइथन के अंदर एक फंक्शन बना दिया है। पाइथन के अंदर फंक्शन लिखते क्या लिखते हैं, f, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट्स, उसने x लिया, y लिया, जैसे मैंने बताया था 2 पैरामीटर लेगा, और रिटर्न क्या कर दिया, x और y का प्लस या उसका सम। मेक सेंस? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको बताया। इट्स ऑल अप टू योर प्रॉम्प्ट, योर टेक्स्ट, कि आप उससे कितना कॉम्प्लेक्स कोड करवाना चाहते हैं वो आपको कर देगा।
कोई मुझे अलग से ब्राउजर नहीं खोलना पड़ा, कोई मुझे चैट जीपीटी ना खोलना पड़ा, वहाँ पे जाके टेक्स्ट लिखना पड़ा, कोड जनरेट होने के बाद कॉपी करके मुझे स्कूल में पेस्ट नहीं करना पड़ा। आउट ऑफ द बॉक्स तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, चारों चीज़ें आपको दिखा दी हैं। आई गेस कॉलेज का आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं, अपने लिए तालियां। पाइथन के लिए आती है ना लैंग्वेज, मैं मानता हूँ पाइथन के लिए पाइथन आती नहीं अभी तक, तो कोई मसला नहीं, हमें भी नहीं आती। इन कॉलेज सीख लिया हमने, कॉलेज बेहतरीन हो गया। अब कुछ सवाल की बारी है जो मैं आपसे करूँगा। पहले आप सवाल आप आपसे हैंड रेज करें। हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अपनी लैंग्वेज, अच्छा वो देख लेते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उर्दू में करके देख लेते हैं। अभी उर्दू में लिखा नहीं मैंने कि भाई एक फंक्शन बनाते जो 2 पैरामीटर ले और दोनों को जमा करके रिटर्न कर दे, करके देख लेते हैं आपके सामने। भाई क्या नहीं, मैं नहीं करूँगा। एक्सपेरिमेंट आपके लिए नॉलेज यहाँ से, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इससे आप हो सकते हैं सीख लें। अभी क्लास वाले बताएं तो उर्दू में लिखा था या फारसी में लिखा था, सिंधी में लिखा था, उसने बना के दिख दिया। पहले सोचा तुम जो डालो शायद उठाओ, ठीक है। एनीवेज जी है ना, तो फिर इंग्लिश में लिख देना, क्या कर सकते हैं, वैसे आना नहीं चाहिए गूगल थोड़ा। खैर एनीवेज ये आपका एक्सपेरिमेंट है, खेलिए इसके साथ, कोई मसला नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपकी बारी है। 4 वो मकसद बताने हैं कि मैं कॉलेज इस्तेमाल करूं। मैंने बड़े तसल्ली से बताए हैं। नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस टू टेल मी दीस 4 थिंग्स। ऐसे नहीं आप वैसे लोग कोई बताया नहीं, बता दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू माय भाई, रेड शर्ट, कोई भी हैंड रेज कर ले। रेड शर्ट आपने कर लिया है। 4 में से कोई भी एक मकसद बता दें कि यार कॉलेज यूज करना चाहिए। चलो जोर से बोलिएगा, मुझे आवाज और सब सुनिएगा जी। कोई प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, यही है। तालियां हैं इनके लिए जोरदार। एक चीज हो गई, प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी। दूसरी बताना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, आप गिटहब से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से लेट्स से आप येलो दुपट्टा बच्चे आप एक बता दिया कि प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं होगी। आप कोई भी आप 3 जो पीछे बच्चे में से एक बता दें, ये लिख लो भाई। हमेशा बता रहा हूँ, डेवलपर बन के नहीं जाना है, इंजीनियर बन के जाना है। तो बोले कॉलेज इस्तेमाल करो तो बोलो हाँ कर लो, लेकिन आपको ये भी पता हो कि फौरन ये भी बोलो कि भाई कर तो रहो, लेकिन यही लिमिटेशन है। अगर वो होगा तो फिर कॉलेज काम नहीं करेगा। और वो बता दिए प्रोडक्शन रेडी के लिए कॉलेज नहीं है, तो बिकम अ गुड इंजीनियर नॉट अ डेवलपर। कि जो चीज़ पढ़ाई है बस उसी में खुश है। यही दुनिया को माफिया से जो भी मनी इस्तेमाल करना है जी। बस एक ही बताना। आपका नाम रहमत, रहमत के लिए भी तालियां भाई। इन्होंने बता दिया कि भाई प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इन्होंने बता दिया रैम और स्टोरेज या फिर मेमोरी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज आप मेरे भाई आपके साथ रहते जी। आप आगे वाला से क्वेश्चन नहीं होता बिल्कुल, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको एआई का ऑप्शन मिलता है। आप राइट अवे एआई असिस्टेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं 2 चीजें कि भाई कोड जनरेट कर दो या जो मैंने कोड किया हुआ है ये एक्सप्लेन कर दो। तो 3 हो गए। प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी, प्रीरिक्विजिट से बता पाइथन इंस्टॉल नहीं करनी, गेस्टकोड इंस्टॉल नहीं करना। दूसरी चीज मैंने बता दी रैम और स्टोरेज की फिक्र नहीं करनी। तीसरी चीज मैंने बता दी कि भाई एआई असिस्टेंट पहले ही आउट ऑफ द बॉक्स यहीं पे मौजूद होता है। चौथी और आखिरी चीज आप कोलैबोरेटिव आपको अप्रोच ये देता है कि आप किसी के साथ भी यहाँ शेयर पे जाए, यहाँ पे जाके उसकी ईमेल दें और दैट्स इट। ये 4 चीजें थी, दैट्स ऑल देयर स्ट्रीट। ये था पूरा कॉलेज, सब बता दिया है। 5वीं चीज जहन में रखनी है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर योर प्रोडक्शन रेडी कोड। मेक सेंस? यस सर। अब इसको कब इस्तेमाल करना है? ये हफ्ता इसके साथ जरा खेलिए, लेकिन जब मुतमईन हो जाए कि यार मैंने खेल लिया, कॉलेज मुझे समझ आ गया, उसके बाद आपने VS कोड में ही आना है, इंस्टॉल करना है, होगा ही इंस्टॉल। पाइथन इंस्टॉल करनी है, शायद इंस्टॉल ना हो, और लोकली ही सारा कोड लिखना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करें। आपको ये बहाना ना मिले कि यार नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली लोग ब्राउजर में चलते हैं। मेरी नेट नहीं होगा तो आप बोलेंगे भाई गूगल कॉलेज में इस्तेमाल नहीं करा था।
हाँ, लेकिन अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी, VS कोड होगा, तो नेट चले ना चले आप कोड बेतहाशा कर सकते हैं और मजे की बात कोड प्रोडक्शन रेडी भी आप बना सकते हैं। पाइथन का लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा स्टेबल, वो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे टॉप पे आ रहा होता है, आपको वही सॉल्व करना, वो भी तमाम चीजों पे आता है। ठीक है, चले भाई कॉलेज को हम करते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय, आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले पाइथन कॉलेज के अंदर सबसे पहले चीज आती है गूगल कॉलेज, जो हमने देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया, उसके चारों एट्रीब्यूट भी पढ़ लिए और उसके प्रॉपर्टीज भी देख लिया। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। जैसे आप इंट्रोडक्शन टू पाइथन खोलेंगे, उसकी रीडिंग फाइल के अंदर ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्निकली एक लिंक है, ये जो लिखा हुआ है ना लेसन 01 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा एक जगह पर, और वो जगह क्या है, वो कॉलेज ही है, सही है, गूगल कॉलेज ही है। अब जिस तरह अभी याद हो आपको कि मैंने आपको बताया गूगल कॉलेज को आप एज अ प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सर आरिफ जो कि सेक्शन ए में पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से कॉलेज को उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है टेक्स्ट के लिए भी, और नीचे उन्होंने कोड भी ऐड किया हुआ है, इमेजेस भी ऐड की हुई है, ये कोड ऐड किया हुआ है, देख रहे हैं। तो आप इसकी मदद से अपनी डॉक्यूमेंटेशन या प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। ये आम वैसी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होगी, स्पेसिफिक तो अगर पाइथन की कोई प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप टेक्स्ट, कोड स्निपेट और इमेजेस सब ऐड कर सकते हैं। मेक सेंस? अब जरा चलते हैं और पाइथन की दुनिया के अंदर हम कदम रखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज शर्माना नहीं है, ठीक है। अगर पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा हो तो आप आगे आगे बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे आपको एक ही दिक्कत अक्सर या कभी कभी फेस करने को मिलेगी कि हो सकता है कभी कोई गेस्ट आ रहा होगा तो आपको पीछे कर देंगे कि भाई पीछे चल जाओ, वरना आपको कभी कोई मना नहीं करेगा तो भाई आप आगे भी बैठे, ठीक है। तो अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो, बात नहीं समझ आ रही हो, असेंबली नहीं चल रही हो, तो इसको कोई कॉम्प्रोमाइज अपने लिए नहीं कीजिएगा कि भाई क्लास इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि आवाज नहीं आ रही, असेंबली नहीं चल रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशाल्लाह आपको कदम दिए, पाँव दिए, आप चल के आगे आए और आगे बैठ के अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब कॉलेज बढ़ा दिया, अब आते हैं एक्चुअल अपने लोकल सिस्टम के सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहली चीज लिखी हुई है लोकल यूजफुल लिंक्स के अंदर, डाउनलोड पाइथन। सही, अब ये मैं करने नहीं बैठना, आप इस लिंक पे जाएंगे ये आपको पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगी, वहां पे देख लीजिएगा, नहीं समझ आए यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि भाई अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है तो इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज, अगर आपके पास मैक है तो इंस्टॉल पाइथन ऑन मैकबुक, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, कर लीजिएगा। तो ये तो आ गया। इसके बाद जो पाइथन का वर्जन अभी किसी ने पूछा था हम कौन सा यूज कर रहे होंगे, तो पाइथन का वर्जन जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो है 3.13.2। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सामने इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। तो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिएगा कि भाई पाइथन के अंदर क्या नई नई चीजें हैं इस वर्जन के अंदर। ऑब्वियसली अभी आप इतना करेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ आए तो सही है, तो दो चीजों में पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे और बाय डिफॉल्ट होगी ही 3.13.2 क्योंकि लेटेस्ट और स्टेबल है, सही है। इसके बाद आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए खेलकूद करने के लिए, क्योंकि इनिशियली जब आप कोई चीज पर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग, हमेशा ये सवाल आता है कि भाई हम क्लास में आते हैं, हमें समझ बहुत अच्छा आ रहा है, आप जो पढ़ाते हैं बेहतरीन चल रहा होता है, सब समझ आ रहा होता है, आप जो टास्क देते हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कुछ खुद बनाने का जी जाता है तो वो हम बना नहीं पाते। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, या आप कोई अलग से आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, सभी ये कर रहे हैं। जब हम कर रहे थे तब भी ये होता था कि कोई टास्क मिल रहा है, क्योंकि उसके अराउंड पूरी गाइडलाइन होती थी, टीचर एक एक चीज़ बताता था भाई ऐसे करना ऐसे करना, तो वो हम ऐसे रॉकेट की तरह करते थे कि भाई वो हमसे बड़ा कोई जीता नहीं। लेकिन खुद कभी रात को सोच रहे होते थे कि यार क्यों ना ये बना लें, और उठ के बड़ी मुशक्कत के साथ कंबल अपना ब्लैंकेट दूर करके जब लैपटॉप पे बैठते थे तो कुछ बन ही नहीं पा रहा होता था, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। तो इसके लिए बड़ा आसान है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप राइट अवे खुद कोड अगर कर पा रहे हैं तो दैट्स फाइन, मतलब इट्स ग्रेट। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें, आप यूट्यूब को अपना जरिया बनाएं किस चीज़ का, अपने हैंड्स ऑन करने का।
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बने कि भाई पाइथन में गेम बना लो, पाइथन के अंदर कैलकुलेटर बना लो, पाइथन के अंदर टूल क्लास बना लो, पाइथन के अंदर डिफरेंट चीज़ें बना लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको उस डोमेन के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर सोचने का जाविया या सोचने का आपका एक आदत बनेगी, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, फिर आप जो भी सोचेंगे आप बना पाएंगे। अभी आपको एक पूरी गाइडलाइन चाहिए होती है, यार ऐसे करो 2 पैरामीटर लो, उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर होने चाहिए। अब आप खुद कुछ फंक्शन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पैरामीटर भी आप ही डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप भी आप ही डिफाइन करेंगे भाई क्या होनी चाहिए। ये तब आता है जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ यार मुझे ऐसे करना चाहिए। तो इसके लिए घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन करना है। इंशाल्लाह एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप खुद प्रोग्राम बनाने लग जाएंगे। तो ये W3 स्कूल है ना, ये इसीलिए, ये तो खैर बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर मैं इसको खोलूं तो आप देख सकते हैं कि W3 स्कूल के ऊपर तो ये पाइथन का इन्होंने एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर स्क्रॉल करें तो मैं बताया है कि प्रिंट कैसे करना होता है उसके लिए। अच्छा मैंने भी राइट अवे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ये आप खोलेंगे, यहाँ पे आप रन करेंगे तो ये आपको हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक होता है, ठीक है। ये बेसिकली यूजुअली बिगिनर्स के लिए W3 स्कूल इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको बेसिक चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो आप यहाँ पे एज अ रिसोर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें सीखने के लिए, पाइथन सीखने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, पाइथन का क्विज भी है कि भाई अगर आपको लगता है आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ये जो उसके ऊपर दिया आप चाहते हैं कि भाई मैं कोई क्विज दूँ, तो हम यहाँ पर क्विज करेंगे और पाइथन का क्विज आपके सामने आ जाएगा। जो भी होगा एक्सरसाइज आप इसको देख लीजिएगा। आगे चल रहे हैं। इसके बाद हमें बोला भाई ट्यूटोरियल पॉइंट, ये भी W3 की तरह एक रिसोर्स है जहाँ पे पाइथन से रिलेटेड अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है, आपको सीखने का मौका मिल जाता है। ये तमाम चीज़ें रिसोर्सेज हैं, आप इसको यूटिलाइज करें, अच्छा है। फाइनली आपके पास विजुअल स्टूडियो आ जाता है कि भाई आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास VS Code पहले इंस्टॉल होगा 100%, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं चाहिए। और इसके अलावा अभी जैसे हमने VS Code पढ़ा है ना, ये देखें ये कर्सर एक और है, आईडी है, कर्सर में कुछ नहीं है, एक आईडी ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही है। जिस तरह आप VS Code के अंदर कोड करते हैं ना, कर्सर के ऊपर भी आप कोड ही कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आजकल हाइप पकड़ेंगे इसने, ये आई गेस $1 मिलियन पे था और अब ये $100 मिलियन के ऊपर इसकी नेटवर्क हो चुकी है। इसने इतनी जल्दी इतना ऊपर किया, ये ओपन एआई से भी रॉकेट स्पीड के अंदर आ गई है। चैट जीपीटी की जो नेटवर्क थी, अच्छा नेटवर्क टोटल में बात नहीं कर रहा, मैं इसकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि कितना एक्सपोनेंशियल और कितना फास्ट इसने ग्रोथ किया, कितना जल्दी। एक कुछ अर्से पहले 1 मिलियन के ऊपर था और अब ये अराउंड 100 मिलियन के ऊपर है और बहुत ही कम बढ़ है। क्यों? क्योंकि मजे की बात ये बिहाइंड द सीन करता यूज VS Code ही है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट इसने एआई को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया है कि मैं कोड लिख रहा था और मुझे असिस्टेंट या फिर इंटेलिजेंस के थ्रू बता रहा है आप आगे क्या करने चाह रहे हैं। तो कर्सर भी एक अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर VS Code पे कंफर्टेबल है गो फॉर इट, वरना कर्सर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पार्ट में होता है कि आप घबरा जाते हैं कि हो ये करूँ वो करूँ। तो इसलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा एक चीज़ को बताता हूँ, इट्स ऑल अप टू यू। VS Code पसंद है उस पर करो, स्टूडियो कोड कर्सर पसंद है उस पर करो, बस एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो है प्रैक्टिस करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप अपनी ये जो नोटबुक होती है ना इसके अंदर कोड करके चला दो, उससे भी खत्म कर देंगे। मेन चीज़ है आप कर्सर पे जाएंगे। कोड करो, प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली हमारे पास VS Code है, अच्छे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ऑल ऑफ यू आप कर्सर इंस्टॉल करेंगे या फिर VS Code करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन अभी आपके लिए होगी कि आप AI असिस्टेंट को इस्तेमाल ना करें। एक तो ये चैट जीपीटी, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप उससे पूछते हैं कि यार ये वो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका पहले ही माइंडसेट डेवलप है, आपको पता है आप करना क्या चाहते हैं, तो आप तभी आप उससे पूछ रहे हैं ना, तभी आप उससे सवाल कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं। ये जो VS Code के अंदर कोपायलट है जो आपके कोड को कंप्लीट कर रहा होता है, सर जो मेरी स्लॉट के अंदर पता है कि मैं कोपायलट को इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे लाइसेंस दे रहा होता था क्लास के अंदर भी, या फिर कर्सर है ये भी आपको कोड कंप्लीशन दे रहा होता है। आप लिखेंगे फंक्शन ABC, वो पूरा बता देगा भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, या नेक्स्ट में फंक्शन का नाम दूंगा सम, तो खुद ही पता चल जाएगा उसको कि भाई सम बोलना है, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो प्लस होंगे, तो आपको कैंसिल्स बता देंगे।
ये अभी आपके लेवल पे बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी कोड करने की पावर को खींच रहा है। आप अच्छे डेवलपर ही नहीं हो पाएंगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं हो पाएगी। आप खुश तो बड़े होंगे कि भाई टास्क मिला था, मैंने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था, 1 हफ्ते का। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आया क्या? बात वही है, अगर अच्छा महसूस करें ना और इतने मोटिवेट हो जाए एआई सिस्टम को यूज करते हुए, तो कोशिश कीजिएगा फिर एआई सिस्टम को बंद करें और खुद भी कुछ बनाने की कोशिश करें असिस्टेंट को डिसेबल करने के बाद। अगर खुद भी बना पा रहे तो फिर फाइन, फिर करें। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ये समझे ये वो पॉइजन है जो कि आप खुद अपने आप को पिला रहे हैं। वही पीओ आपको एडिक्शन हो जाएगी इन एआई सिस्टम की, क्योंकि ये आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। आपका कोड बन रहा होगा और आप खुश होंगे, आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे कि भाई सबसे तो नहीं हो रहा, मैंने कर दिया। लेकिन असल बात यह है कि आपसे भी नहीं होगा, वो बस उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मकसद ही है। तो कोशिश कीजिएगा इस कोर्स में कम से कम 3 महीने आप ना तो VS कोड के अंदर कोपायलट इस्तेमाल करें, और अगर कर्सर इस्तेमाल करें तो कर्सर की AI इंटेलिजेंस या ऑटो कंप्लीशन को आप क्लोज रखें, खुद कोड करें, आपके लिए फायदा है। वरना जब इंटरव्यू में जाएंगे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के साथ जो भी आपने AI सिस्टम से बनाए होंगे, आप इंटरव्यू पूरा मत मानिएगा, पर यकीन माने मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की बिहार पर बता रहा हूँ, आप 110% फील करें। लेकिन वही अगर आपने 3 महीने खुद कोड किया होगा ना, तो आपको निटी-ग्रिटी डिटेल का पता होगा, आपको लॉजिक बिल्डिंग का पता होगा, आप खुद बना लेंगे अगर वो कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि भले इसका पार्ट है, लेकिन मेरी इस सजेशन पे गौर कीजिएगा कि डोंट यूज एनी ऑटो कंप्लीशन और ये असिस्टेंट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चैट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको बोलते हैं चैट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि चैट आप कर रहे हैं और वो आपको प्रोग्राम बना के देंगे। तो उससे ज़रा भी दूर रहें, अभी अपनी खुद ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रहें, खुद सोचें, खुद कोड करें, खुद एरर आए इनको सॉल्व करें और प्रोग्राम बनाएं। ऑलराइट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 5-7 चीज़ें जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट से आप इंस्टॉल करनी है, इनमें से जो भी आप देखना चाहिए आप देखिएगा। लेट्स ऑल इंस्टॉल। अब पाइथन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लैंग्वेज होती है जो कि बड़े ही स्कोप होती है कि भाई ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है, ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है, इस एरिया के अंदर बेहतरीन है। आपका गुड लगे कि आपने पहले टाइपस्क्रिप्ट मैंने बोलूँगा एट जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी। जावास्क्रिप्ट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाओ, जावास्क्रिप्ट से मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाओ, जावास्क्रिप्ट से आप 3D या फिर आपके जो क्या होती है वो ऑगमेंटेड रियलिटीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी बनाओ। जावास्क्रिप्ट से कंसोल की एप्लीकेशंस बनाओ। इंक्वायरर याद है ना? इंक्वायरर का पैकेज टर्मिनल पे एप्लीकेशन बनाएंगे। तो एक लैंग्वेज और कहीं भी इस्तेमाल करो, फ्रंट एंड, बैक एंड, टर्मिनल, मोबाइल, वेब, कहीं भी करो। इसका भी यही है। पाइथन एक जगह पे बड़ी ही मशहूर है, वो AI है, लेकिन ये भी यूनिवर्सल है। इसकी मदद से फ्रंट एंड बनाया होगा जिन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया होगा उनको पता होगा। इसकी मदद से आप बैकएंड भी डेवलप कर लो, इसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लो, इसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना लो, इसकी मदद से आप टर्मिनल पे एप्लीकेशन भी बना लो। मेन चीज़ एक लैंग्वेज स्कोप बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए लिखा हुआ है द वर्सटाइल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद क्या है? वैसे और भी निटी-ग्रिटी डिटेल है, लेकिन मेन चीज सबसे पहले है कि ह्यूमन फ्रेंडली है। हमारी इंग्लिश के बड़े क्लोज है। जैसे अभी आपने देखा प्रिंट, अक्सर ये उर्दू में इंग्लिश में पता है प्रिंट कुछ होता है, वेरिएबल बनाना है। टाइपस्क्रिप्ट भी हाई लेवल थी, लेकिन उससे और ज्यादा ये कुछ 2 कदम आगे है कि वो नेट कॉस्ट मार्केट आ गई। भाई वेरिएबल बनाना है, सीधा वेरिएबल का नाम दो, उसके वैल्यू स्टॉप कर लो, और भी चीजें देखेंगे, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, तो हाई लेवल। दूसरी चीजें इंटरप्रेटेड, ठीक है, इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो क्या है भाई? पहली चीज वर्सेटाइल है, बहुत सारी जगहों पे यूनिवर्सल डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज हाई लेवल है, अभी आप लोग इसका ये मकसद रखें कि बहुत ह्यूमन क्लोज टू ह्यूमन। ठीक है, तीसरी चीज इंटरप्रेटेड है, वो क्या है अभी देखेंगे। आपको अगर समझना है कि भाई पाइथन को कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से 3-4 चीजें
बता दिया कि कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको नहीं समझ है कि कहाँ का इस्तेमाल करनी है तो आप देख सकते हैं कि पाइथन का डेटा साइंस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है। एआई के अंदर तो पाइथन को कोई बीट नहीं कर सकता ना। पाइथन समझे आपकी डीप लर्निंग हो गई, आपकी मशीन लर्निंग हो गई, आपकी डेटा एनालिटिक्स हो गई, इसमें पाइथन स्टैंड आउट करता है। तो एजेंटिक एआई नाम आ गया, पाइथन समझे। मशीन लर्निंग अभी मैंने बता दिया, इसके अंदर भी पाइथन सबसे आगे होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, इसके अंदर भी पाइथन बहुत इन है। कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और वेब डेवलपमेंट, अभी जैसे मैंने बात की थी वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली अभी एआई की बात हुई। तो आप इसको देख लीजिएगा, अभी इसको लेके घबराना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ आपको इसके स्कोप समझ आने लग जाएगा, लेकिन ये आपको दिखा देगी कि इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इन केस आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू कि हमें पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी सिखाया जाता है, लेकिन हमने नेक्स्ट.जेएस इस्तेमाल किया बिकॉज वो कंप्लीट एक पैकेज देता है। तो पाइथन और नेक्स्ट.जेएस को हम कैसे There is no comparison. There is no comparison. Okay. Next.js is a framework focused on full stack. अब मैं बोलूँगा Next.js में मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, जो मशीन लर्निंग समझने वाले लोग बोले बेवकूफ क्या कुछ बात कर रहे हैं। There is no comparison. जो पाइथन है उसको आप डिफरेंट जगह इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन itself is a language. Next.js is a framework of React. React is written in JavaScript. तो दोनों का कंपैरिजन है। चले भाई, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता। कंप्यूटर विजन क्या होता है मतलब मुझे पता तो है, लेकिन मुझे वैसे कोई नॉलेज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। सेम गोज़ फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए आपको भी बताने की कतई जरूरत नहीं है। ये बस इस एरियाज बताए हैं जहाँ जहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि पाइथन आपके सिस्टम पे कैसे चलती है। आपको अच्छे से याद होगा, तमाम ही आई गेस स्लॉट के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई होगी कि टाइपस्क्रिप्ट सिस्टम पे कैसे वर्क करती है। उसमें आपको बताया गया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट होती है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, जावास्क्रिप्ट आपको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो बस आप वही चीज़ थोड़ी सी हाई लेवल देखना चाहते हैं कि भाई पाइथन कैसे होती है, पाइथन के अंदर क्या रॉकेट साइंस है और वो किस तरीके से सिस्टम के ऊपर चलती है। अच्छा, ये होती वैसे एब्स्ट्रैक्शन है, ये आपको दिखता नहीं है। आप बस यही करते हैं कि भाई फाइल को रन कर देते हैं, वो चल जाती है। ये बिहाइंड द सीन्स की नॉलेज है, अंडर द हुड क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हर लैंग्वेज का आपको बताया है, उनमें से जो सेम नेचर की है, सही है, जिनका एग्जीक्यूशन मॉडल कहलाता है, सही है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन मॉडल या लैंग्वेज एग्जीक्यूशन मॉडल, कि ये लैंग्वेजेस जो है ये एग्जीक्यूट होने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करती है, किस मॉडल पे चलते हुए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज से या लो लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट होके एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है। सिस्टम का 101 एग्जीक्यूट होता है। सिस्टम तो नहीं समझता आपका हेलो वर्ल्ड या फिर आपका लेट या कॉन्स्ट, वो तो 010001 ही समझता है। तो किस तरीके से ये तमाम चीज़ चलती है। तो जो सेम नेचर की उनको पहले कैटेगराइज कर दिया है, जैसे गो है, C++ है और C है, इनका कुछ एग्जीक्यूशन मॉडल सेम है तो इनको एक जगह ग्रुप कर दिया गया। उसके बाद जावा है और C# है, इसका एग्जीक्यूशन मॉडल कुछ सेम था इसलिए इनको अलग कैटेगरी कर दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट इनके साथ साथ है, एक दूसरे का साथ में छोड़ते हैं, और रूबी, इनका अलग एग्जीक्यूशन मॉडल है तो इनको अलग ग्रुप कर दिया गया। अब समझते हैं कि इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है, इनमें डिफरेंस क्या है। सोर्स कोड से मुराद क्या है, दिख रहा है ना, सोर्स कोड से मुराद है जो आप लिख रहे हैं। जिस तरह आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे लेट a इज इक्वल टू 1, या भी मैंने आपको दिखाया पाइथन के अंदर मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 + 2, ठीक है, ये मेरा सोर्स कोड था। और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो क्या है आपका सोर्स कोड। बोलो भाई, सोर्स कोड है आपका जो आप लिख रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर क्या होता है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया एट द एंड वो प्रोग्राम पे चलना आपके हार्डवेयर के ऊपर है, आपके सिस्टम के ऊपर है, और सिस्टम नहीं समझता ये आपकी लैंग्वेज लेट कॉन्स्ट या फिर प्रिंट, वो समझता है 0 1 0 1 0। तो आपके इस प्रोग्राम को, जिसकी मैं एग्जांपल लूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 2 + 2, इसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये जो लैंग्वेज है ना, गो C++, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, कंपाइल्ड। ये क्या करती है, आपके सोर्स कोड को देती है, उसको सिंगल टाइम इन अ सिंगल शॉट
उस पूरे को पढ़ती हैं और उस पूरे को 0100 या मशीन कोड कह लें उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एक ही बारी करते हैं। सही है, एक बार लिया पूरा कन्वर्ट कर लिया मशीन कोड के अंदर, तो आप देख सकते हैं आपको मशीन कोड मिल गया। सही है भाई, ठीक है। ये इनकी नेचर है, ये गो C++ और सी की नेचर है कि आपको कोड को लेती है, पूरा कंपाइल करती है और उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब नीचे जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन है, जो नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, वो उसी की एग्जीक्यूशन बताएंगे। ऊपर जो थी वो कोड कंपाइलेशन का बताया हुआ था, अब नीचे एग्जीक्यूशन बताया। तो अब ये चीज़ मुझे मिल चुकी थी, मशीन कोड जिस तरह दिखा था ऊपर, ये चीज़ मुझे मिल गई। इसके बाद बस हम ये कोड दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। दैट्स सिंपल। ये जो अभी मैंने लैंग्वेज आपको बताइए कौन कौन सी थी, सी थी, C++ थी आई गेस, और गो थी। ठीक है, ये कर दिया, कोड लिया, कंपाइल किया, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया, मशीन कोड आ गया। अब इस मशीन कोड को किसको दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पूरी जर्नी थी रिजल्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट रिजल्ट। तो वो जो एट द एंड वो जो 4 मिला था ना, वो ऐसे नहीं मिल गया था, उसके पीछे ये तमाम चीज़ें हुई। ऑब्वियसली मेरी पाइथन थी, उसके नीचे अलग है, लेकिन लेट्स से अगर मैंने गो के अंदर लिखा होता तो पूरा कोड पहले कंपाइलर लेता, 01 के अंदर कन्वर्ट करता, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता, हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होता, तो मुझे फाइनली 4 मिलता। मेक सेंस? ठीक है, ये थी कंपाइल लैंग्वेज, एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब आता है दूसरी, जो नेचर है जावा और C# की, ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है, सोर्स कोड वही है जो आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने लिखा LO ABC 1 2 3 जो भी, ये भी कंपाइल होती है। क्या होती है? कंपाइल। लेकिन इनका कंपाइलर आपको मशीन कोड नहीं देता। ये क्या देता है? बोलो भाई, बाइट कोड। बाइट कोड और मशीन कोड के अंदर एक डिफरेंस है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएरी होता है। इंटरमीडिएरी से क्या मुराद है? ना तो ये सोर्स कोड रहा है और ना ही ये आपका मशीन कोड बना है, बीच की स्टेट है। समझ रहे बात मेरी? उसमें क्या था, जो पिछले वाला स्टेट कैटेगरी थी, उसके अंदर राइट है कंपाइल करने के बाद मशीन कोड। ये जो है ये एक बीच की स्टेट लेके आता है, जिसको ये बोलता है बाइट कोड। कि भाई मैं कंपाइल करूंगा, लेकिन मैं कंपाइल क्या करूंगा, एक ऑप्टिमाइज वर्जन, जो कि अभी मशीन कोड नहीं होगा। ये एक बीच की स्टेट होगी जिसको बोलता हूँ बाइट कोड। अब नीचे चलते हैं, यहाँ से बाइट कोड बना दिया। अब इसके साथ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये बाइट कोड जाता है आपका वर्चुअल मशीन्स के पास। अब वर्चुअल मशीन्स के अंदर दो चीज हो सकती है, या तो वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरप्रेटर होगा, या तो वर्चुअल मशीन के अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होगा। ये वर्चुअल मशीन आपके कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगी, फिर वो सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू आपके हार्डवेयर पे जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? याद रखिएगा, पिछला वाला जो कैटेगरी थी ना, उसकी एक नुकसान है कि वो पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल से मुराद क्या है कि अगर मैंने अपना कोड, याद रखिएगा बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, अगर मैंने अपना कोड विंडोज के CPU 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर कंपाइल किया है, कौन सी? विंडोज 64। बस समझे, सिस्टम की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि 64 बिट आर्किटेक्चर विंडोज का कंप्यूटर था जिसके ऊपर मैंने अपना कोड कंपाइल किया। कौन सी कैटेगरी का बता रहा हूँ? इस वाली, पहली वाली। तो ये कोड हमेशा रन भी 64 बिट आर्किटेक्चर विंडोज के ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बना ही उस सिस्टम के लिए। अगर मुझे इसे लिनक्स पर चलाना है या मैक के ऊपर चलाना है, तो मुझे उसके ऊपर जाके पहले इस कोड को, सोर्स कोड को पहले मैक के ऊपर भी कंपाइल करना पड़ेगा और फिर लिनक्स के ऊपर भी कंपाइल करना पड़ेगा, तब ये पोर्टेबल बनेगा, राइट? लेकिन when it comes to मेरे प्यारे दोस्तों, this category which is Java और C# कैटेगरी, ये जो बाइट कोड इसने दिया है ना, ये बड़े मजे की चीज है। बाइट कोड क्या होता है? पोर्टेबल होता है। तभी मैंने आपको बताया इंटरमीडिएरी होता है, ये मशीन कोड नहीं बना, ये एक इंटरमीडिएरी होता है और ये पोर्टेबल होता है। आपको एक बार ये मिल जाए, फिर आप इसे भले विंडोज की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, भले लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, या भले मैक की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, ये हर जगह चल सकता है, राइट? Yes, sir. मेरे ख्याल से आप कंप्यूटर साइंस के अगर आप डिग्री नहीं की तो आपको डिग्री आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा एक और चीज बताना है कि बिट बाइट और थोड़ा सा एल्गोरिथम, फिर आप बोल सकते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस लेते हैं, हार्डवेयर को आगे आप। ये तो कैटेगरी में मसला, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी, ऑल गुड, ग्रेट।
अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर जो कि बहुत ही आसान है, जिसको बोलते हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर रूबी। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रही है, लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जावा बोला तो जावास्क्रिप्ट ही बोलना है। जावा इज अ सेपरेट लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस भी बता दिया कि एग्जीक्यूशन मॉडल दोनों का डिफरेंट है। तो भाई सबका पढ़ लिया, अब आते हैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट और रूबी के ऊपर कि इनका एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोड लिखो और नीचे क्या लिखा हुआ है, रेडी टू यूज। कोड लिखो, रेडी टू यूज। अब भाई बेवकूफ बना रहे हो, अभी तो बोल रहे हो मशीन 01 के अलावा कुछ समझती नहीं है, और हम तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड क्या कर रहे होते थे, लाइक इज इक्वल टू 1, या पाइथन के अंदर हमने क्या किया था, वेरिएबल बनाया था, तो वो 01 तो नहीं है। तो इसके पीछे थोड़ी सी चीज है, वो ड्रा। अभी तक मैं बात कर रहा था कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर, और इससे पहले जब मैं पाइथन समझा रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था इंटरप्रेटर, याद है? दिस इज वेयर इंटरप्रेटर केम इनटू द पिक्चर। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, सही है। अच्छा मैं इस बात से भी पीछे हटूंगा, लेकिन अभी नहीं हटूंगा, अभी मैं इस बात पे कायम हूं कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी क्या है, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज, सही है। इससे पहले जो जावा बताई थी वो JVM प्लस कंपाइल था, और उससे पहले जो C बताई थी वो कौन सी थी, प्योर कंपाइल थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी ये क्या है, इंटरप्रेटेड। क्यों? कंपाइलर का मैं आपको क्या बताया था कि ये पूरा कोड लेता है, उसको वन शॉट के अंदर 0101 के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर आपको 0101 अपने CPU को देके हार्डवेयर में एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रेटर थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। इंटरप्रेटर आपकी लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट भी कर रहा होता है और साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है। समझ रहे बात मेरी? तभी ऊपर ये लिखा हुआ था कि बस लिखो और रेडी टू यूज, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को बनाते हैं और नीचे लिखते हैं नोड app.js, तो वो पूरी फाइल पहले 0101 के अंदर कंपाइल नहीं होती, वो बस पहली लाइन पढ़ती है और वहीं से उसको लेट को पहले 0101 के अंदर कन्वर्ट करती है, ए को करती है इक्वल टू जो भी होता है उसको कन्वर्ट करती है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी करती रहती है। मेक सेंस? Yes, देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सोर्स कोड आता है, इंटरप्रेट होती रहती है, जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, सही, साथ से चलता रहता है। उसके बाद जो भी कोड वो इंटरप्रेट करती रहती है, साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को देती रहती है, और साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करता रहता है। सो दैट्स द एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। पहला प्योर कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन मॉडल, दूसरा कंपाइल्ड प्लस वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूशन मॉडल, तीसरा इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूशन मॉडल। एक सेंस पाइथन किसमें फॉल करता है? इंटरप्रेटर। इसमें दूसरे में, थर्ड वाले में। कौन कौन बोलता है तीसरे में? सही है। एंड कौन कौन बोलता है दूसरे में? तो नहीं बोलता। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का एग्जीक्यूशन मॉडल की कौन कैसे वर्क करता है। अब थोड़ा सा पाइथन को पकड़ते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, सही है। अभी तो सबको एक बार कैटेगरी करके देख लिया था। अब पाइथन इतनी भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो होता क्या है, आपने कोड किया, ये आपका सोर्स कोड है, सही है, कोड एडिटर लिखा हुआ है, आपका एक्चुअल सोर्स कोड है। इससे आपको ये फाइल मिल गई जो आपकी सोर्स कोड थी, यहाँ पे आपने कोड किया कोड एडिटर के अंदर, उसमें आपने क्या बनाई, एक फाइल बनाई। जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप फाइल क्या बनाते थे, .ts, जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल क्या बनाते थे, .js, वैसे पाइथन की फाइल क्या होती है, .py। तो ये उसी को, हाँ, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये आपका कोड एडिटर था, कोड एडिटर के अंदर आपने एक py की सोर्स फाइल बना दी। मेक सेंस? यस सर। अब आता है थोड़ा सा नीचे कि भाई ये चल क्या रहा है। यहाँ पे तो कंपाइलर है, आप बोलेंगे यार तुम अलग बेवकूफ बना रहे हो, अभी बोला इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और अब दिखा रहे हो कंपाइलर, ये क्या हरकत कर रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं, पाइथन इज नॉट अ प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर प्लस PVM, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब समझिएगा कैसे। मेरी पाइथन की सोर्स फाइल बनाई, .py की फाइल बनाई, ये गई किसके पास है, पाइथन का इंटरप्रेटर ही। आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये पूरा जो रेड बॉक्स है ये है इंटरप्रेटर ही, लेकिन ये वर्क थोड़ा डिफरेंटली करता है। ये पहले आपके कोड को कंपाइल करता है सिंगल शॉट के अंदर,
लेकिन देयर इज अ गॉचा। जो सिंगल शॉट के अंदर कंपाइल कर रहे हैं ना, वो 0-1 नहीं कर रहा, वो इससे पिछली कैटेगरी जो थी ना बाइट कोड वाली, उसमें कन्वर्ट कर रहा है। समझ रहे? ऑप्टिमाइज करने के लिए, वरना टाइम ज्यादा लगेगा। तो वन शॉट के अंदर ये इंटरप्रेटर कंपाइल कर रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेयर विद मी, और इस इमेज को जब आप दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कनेक्ट कर पाएंगे। सर प्लीज वन शॉट को रिपीट कर दें। हाँ, उसके बाद ठीक है, आपने VS कोड के अंदर कोड किया, आपने .py की फाइल बनाई, उसके बाद आपने बोला कि भाई इसको मैंने चलाना है। तो चलाने के बिहाइंड द सीन एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि पाइथन करता क्या है। पाइथन का इंटरप्रेटर आता है, वो आपके कोड को पकड़ता है, उसको कंपाइल करता है। कैसी अजीब बात है कि इंटरप्रेटर पकड़ के कंपाइल कर रहा है, लेकिन कंपाइल 0-1 के अंदर नहीं कर रहा, किसके अंदर कर रहा है कि इंटरमीडिएट स्टेट में कर रहा है, जिसको बोलता है बाइट कोड, जो कि अब ना तो हमारी वो वाली पाइथन रही है जो हमने लिखी थी, और ना ही ये 0-1 बना है, ये बीच की स्टेट है। अब जब ये बीच की स्टेट बन जाती है, फिर ये बीच की स्टेट क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है क्योंकि पाइथन भी पोर्टेबल होती है। भले मैं अपने सिस्टम पे चलाऊं, भले मैं लिनक्स पे जाके चलाऊं, भले मैं मैक के ऊपर जाके चलाऊं, इट विल वर्क फ्लोलेसली। तो ये मकसद यही था। अब ये बाइट कोड क्या करता है, ये पाइथन की वर्चुअल मशीन को लेता है। सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, आप कभी ये चीज देखेंगे नहीं सामने। तो ये अब बाइट कोड जाता है आपके वर्चुअल मशीन के पास। किसकी वर्चुअल मशीन? पाइथन की इंटरनल वर्चुअल मशीन, तभी इसको बोलते हैं PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन अब आपके बाइट कोड को लेती है और इसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करती है, पूरा 0-1 के अंदर कन्वर्ट नहीं करती। इसलिए ये इंटरप्रेटेड भी है, और कुछ हद तक कंपाइल्ड भी है, और कुछ हद तक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है। इसलिए ये वन टाइम आप कंपाइल करते हैं, ये इंटरप्रेट करते हैं, और डिफरेंट आर्किटेक्चर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। एक और बार दोहरा रहा हूँ, गौर से समझिएगा, 30% की पॉइंट्स को पिक कीजिएगा, घर जाकर उसको 70 करना या 100 करना आपका काम है। VS कोड के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आपने कोड किया, उससे आपने एक फाइल बनाई .py की, उसमें अब आपको चलाना है आपने, सही है। और दूसरा मैं आपको बताया इट्स इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई इस बंदे ने मुझे बोला है कि पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपकी पाइथन की फाइल को पकड़ेगा, उसको कंपाइल करेगा। कौन? इंटरप्रेटर आपकी पाइथन की फाइल को कंपाइल करेगा बाइट कोड के अंदर, ठीक है। अब ये बाइट कोड की फाइल जो होगी, ये हैंड ओवर की जाएगी PVM को, पाइथन वर्चुअल मशीन को, जो कि उसको फिर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के अंदर। और ये 0 और 1 आपके CPU के पास जाएंगे, और ये CPU फिर हार्डवेयर को देगा। इस तरीके से जो आपका रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट रिजल्ट का, इसका आउटपुट 4 दिखेगा। डज इट मेक सेंस? हैंड रेज करो भाई, आपने बता लिया होगा। तालियां बजाएं, मतलब तालियां बजाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी मॉड्यूल, ठीक है। इसको लेके घबराना नहीं, ये तब इंटरप्ट करता है जब आप अपने सिस्टम के अंदर या अपने पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर कोई लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं। लेट्स से पांडास की लाइब्रेरीज, या साल लफ्जों में आपने टाइप्स की फाइल पढ़ी, टाइप्स के बारे में पढ़ी थी, उसके अंदर आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल की होगी। इंपोर्ट जब आप इस्तेमाल करते थे, तो पाइथन में भी अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने होते हैं ना, तब ये बीच में आता है लाइब्रेरी मॉड्यूल, वरना ये बीच में नहीं आता, सही है। अगर आप नेटिव एक फाइल रन कर रहे हैं तो इसका कोई काम नहीं होगा, तो आपकी इसकी मौजूदगी के बगैर ही आपकी फाइल चल जाएगी। अगर वो देखेगा कि भाई इस सोर्स फाइल के अंदर कुछ इंपोर्ट हुआ है, कोई OS मॉड्यूल, कोई सिस मॉड्यूल, कोई पांडास मॉड्यूल, कोई नमपाई मॉड्यूल, ये मैं आपको पाइथन के पैकेजेस बता रहा हूँ। अगर ये यूज हो रहे हैं तो फिर ये वाली मॉड्यूल लाइब्रेरी आएगी और बोलेगी मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे कोई चीज ऐड करनी है आपके इंटरप्रेटेड कोड के अंदर, वरना इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मेक सेंस? You have, मेरे प्यारे दोस्तों, 3 minutes to explain this concept to the guy sitting right next to you। तो अपने साथ वाले को बताएं 3 मिनट के अंदर कि ये क्या है। इसको गौर से देखें दोबारा और बताएं। और ये प्रैक्टिस
और मेरे पुराने दोस्तों को पता है, शायद आपको ना पता हो जब नए आए, कि मेरे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि ऐसे में दो साल इतने साल बैठे हो तो उनको पढ़ा सकूँ। तो मैं ये करता था, मैं अपनी हॉबी रिकॉर्ड करता था, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लेता था, उसके बाद अपनी हॉबी रिकॉर्ड करता था और उसको सुनता था कि क्या मैं बाकी समझा पाया हूँ। और जब मैं सुन रहा होता था तो मैं थर्ड पार्टी पर्सन बनता था, जिस वजह से कुछ नहीं पता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ आता था कि वाकई ये बात मैं डिलीवर कर पाया हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी चीज़, ये जो व्हाइट बोर्ड की बात हो रही है, इसको अगर दिखा दें मशीन तो मजा आ जाए। तो एक तरीका होता है कि पाइथन के अंदर आप व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला जो बीच वाली मैंने आपको स्टील हो रखी है, ये पाइथन के अंदर आप देख सकते हैं। कैसे? एक तरीका होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे पाइथन का कुछ कोड लिखा हुआ है, ये एक्चुअल पाइथन का कोड है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, अभी नहीं समझ आ रही, कोई मसले की बात नहीं है, इसको समझना भी मकसद नहीं है। मकसद ये है कि व्हाइट बोर्ड कैसा दिखता है। तो आपको पाइथन जो है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो है दिस का, ये आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। दिस एक मॉड्यूल है, वो आपको इंपोर्ट करना होगा और दिस में जब आप दिस लगाते हैं तो फिर उसके अंदर आप अपना कोड पास करें। आप देख सकते हो ऊपर मैंने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम था पर्सन, क्या नाम था? पर्सन। और नीचे मैंने बोल दिया कि भाई दिस डॉट दिस और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? पर्सन। इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यार जो पर्सन मैंने क्लास बनाई है ना, इसका मुझे व्हाइट कोड दिखाओ। तो जब तुम बिहाइंड द सीन व्हाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हो तो दिखता कैसे है? सही है, तो वो हम देख लेते हैं। अगर नीचे आके मेरे प्यारे दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये राइट है, इन्होंने आउटपुट दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आउटपुट दिया है। अब ये आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? मतलब इंग्लिश के वर्ड तो समझ आ रहे होंगे, लेकिन ऊपर कोड समझना ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू दिस व्हाइट कोड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है जी। जी असेंबली नॉट असेंबली लैंग्वेज, इट्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये सी पाई कहलाती है। सही है, जैसे पाइथन जो आप कोड करते हैं ना वो होती है डॉट पाई। ये जो व्हाइट कोड बनता है ना, इसका जो एक्सटेंशन बिहाइंड द सीन बनता है, आप उसको नहीं देखते, वो बनता है डॉट सी पाई, मतलब कंपाइल पाइथन, समझ रहे हैं। और फिर फाइनली ये मशीन कोड 0 1 में कन्वर्ट होती है, वो हमने देख लिया। हमने ये देख लिया कि भाई आपका व्हाइट कोड कैसा दिखता है, वो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह का दिखता है। तो जूम क्या करना है, इसका आपके पास एक्सेस है, जाके लिख लेना है, इसको एग्जीक्यूट कर लेना, थोड़ा देख लेना, ये आपके पास, ठीक है भाई। इंग्लिश लिखी हुई है ना, क्लोजर टू असेंबली लैंग्वेज बट नॉट एक्जेक्टली असेंबली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास व्हाइट कोड का जिसका पाइथन का, जिसको हम सी पाई बोलते हैं, ये बिहाइंड द सीन के वाली है। लोड फास्ट है ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, हाई लेवल है। लैंग्वेजेस के अंदर एक चीज होती है इंडेंटेशन। सही, क्या चीज? इंडेंटेशन, स्पेस और वो सेंटेंस, वो फॉर्मेट जिसके अंदर आप कोड कर रहे हो, किस तरीके से अगर आपको याद हो कि भाई अगर आप एक फंक्शन बनाते थे, उसके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते थे, उसके अंदर जो कोड लिखते थे वो 2 स्पेसेस या एक टैब आगे दिख रहा होता, और जो फंक्शन सेल होता था वो बिल्कुल ही स्टिक होता था किसके? आपकी लाइन के साथ, बिल्कुल राइट पे होता था, सॉरी बिल्कुल लेफ्ट पे होता था, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन कहलाता है। ये किस लिए होता है? ये ह्यूमन आई को चीजें समझ आएंगे बस इसलिए होता है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, सही है। जैसे अगर मैंने अपने आंसर लोग को तो बताया, मैंने अक्सर ये चीजें रिमूव करके दिखाई है, मैंने पूरा फंक्शन एक ही लाइन में लिख दिया, तो मकसद ये होता है वो समझ नहीं आ रहा होता, हमारे लिए मुश्किल होता है। सिस्टम को या कंप्यूटर को या सीपीयू को या हार्डवेयर को इससे कोई दिक्कत नहीं, समस्या प्रॉब्लम पेश नहीं आती, उसको तब भी समझ आ रहा था, वो उसको तब भी 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पाइथन बोलता है ये इंडेंटेशन मेरा रूल है, इट्स नॉट अ सिंथेटिक शुगर, सही है। ये कोई सिंथेटिक शुगर नहीं है जो आप ऐड करें नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। पाइथन बोलता है आपने इंडेंटेशन फॉलो करनी ही करनी है। अगर कोई चीज किसी के नेस्टेड है, जैसे कोई फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन है, तो उसका कोड आप 2 स्पेस या एक टैब आगे ही लिखेंगे। अगर इफ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ जो है वो बिल्कुल लाइन के साथ लेफ्ट पे चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही इफ के अंदर की कंडीशन है, तो एक सिंपल सी कंडीशन है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो भाई ट्रू लिखा हुआ है तो प्रिंट, और प्रिंट हमेशा चलेगा ही क्योंकि इफ हमेशा ट्रू हो रहा है। तो इसके अंदर का जो कोड है वो आपने एक टैब आगे करके बताया ताकि पाइथन को समझ आए कि वाकई ये जो प्रिंट है
ये इफ का सिबलिंग नहीं है, बल्कि इफ के अंदर का कोड है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा, वरना इसमें नहीं चलेगा। और ये रिक्वायर्ड है, अगर आप इसको पीछे कर देंगे तो आपको एरर मिलेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये मसला नहीं था, वो उसमें इंडेंटेशन सिर्फ आपके लिए थी, लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड, इट्स अ रूल। डज इट मेक सेंस? यस आगे चलते हैं। अच्छा, आज मैंने पाइथन नहीं पढ़ा, ठीक है? ये ना बोलेंगे ये पढ़ाए जा रहे हैं भाई, मैंने बताया पाइथन की इंटरनल वर्किंग, मैंने बताया कोलैब और पाइथन के कुछ रूल्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको आती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लेके जाऊंगा जिसमें सेकंड क्वार्टर अच्छे से पढ़ के लिए है, वही इंशाल्लाह भी कर पाएगा। वरना मेरी पूरी कोशिश होगी जो ऐसी आ जाए वो जरा जाए, ताकि हमें एंड में अच्छा प्रोडक्ट मिले, ठीक है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से वहाँ मैं हम सबको एक चीज़ समझ आएगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको दोबारा या खुद बेवकूफ़ हूँ मैं, या आपको समझ रहा हूँ कि मैं बैठ के दोबारा बताऊँ कि भाई वेरिएबल क्या होता है। अगली क्लास में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना? कैसे जाता है भाई, आपको कोई लिंक दिखा रहे वेरिएबल हाँ। सेंटेंस दिखा दूंगा कैसे बनता है। तो इंडेंटेशन क्या होती है भाई? रिक्वायर्ड है पाइथन के अंदर। जब भी कोई नेस्टेड एक्सप्रेशन आएगा आपको उसको ऐड करना है, वरना आपको एरर मिलेगा। अब एक चीज जो आपके घर के लिए टास्क है, वो कहाँ पे भाई? वो है आपका माइंडसेट। इधर है होमवर्क प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको मैंने कुछ दिया है। फैकल्टी एनीवन नो माइंडसेट प्रोजेक्ट कौन सी रिपोर्ट के अंदर है, कौन से फोल्डर के अंदर है? देख के बताओ। मेरे को बिल्कुल आसान है। ग्रोथ माइंडसेट भाई, आपकी फाइल दिख रही होगी ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है? आपने इस फाइल के अंदर जाना है और इसको ओपन करना है, बिकॉज वी डोंट वांट यू कि आप लोग जॉब करें। हम चाहते हैं कि जब आप इस प्रोजेक्ट से निकलें, प्रोजेक्ट से नहीं, इस प्रोग्राम से निकलें, तो इंशाल्लाह आप खुद ही कुछ करने के या खुद ही कुछ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट बनाने के, $1 मिलियन प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो आप भी, और हमारे लिए भी यही चीज़ है कि हम भी इस प्रोजेक्ट के बाद आपके साथ मिलकर तमाम काम करें। तो आप बोलेंगे भाई क्वेश्चन अपने $1 मिलियन दिखाओ, तो नहीं दिखा सकता भी है, नहीं मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। ये आपने गिटहब की रिपो में एक रीडमी फाइल है, लूप गई है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक फाइल रहेगी ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। इसको आपने पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है, कुछ गलत चीज नहीं बना देना। ये ना बड़ी मेहनत भी करें, पता नहीं क्या बना के लाए, हम बोले यार ये तो बनाने को दिया नहीं था। इसको पढ़ना है पूरा, और नीचे आएंगे तो आपके सामने ये एक वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है, इसको फॉलो करना है, जो इसने बनाया है वो बनाए, और फिर इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, क्या इम्प्रूवमेंट, क्या चेंजेस और क्या इनोवेशन आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ला सकते हैं। मेक सेंस? तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगले हफ्ते आपने इसको सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है? वो चीज़ें तमाम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर मिल जाएंगी कि आपने कहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो ये भाई फाइल ग्रुप में पढ़ेंगे ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज, सही, इसको ओपन करने का सब लिखा है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें बताई होंगी, भाई किस फॉर्म के अंदर सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को जब आप बना लें तो फॉर्म के अंदर सबमिट कर लेना, आपका प्रोजेक्ट हम तक मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को या जो भी नॉलेज आप क्लास से लेके जा रहे हैं अपने अल्फाज में, कोई जल्दी नहीं है कि अभी जाके फॉरन कर दें, 1 दिन लें, 2 दिन लें, 3 दिन लें, 5 दिन लें, भले हफ्ता लें। लिंक्डइन के ऊपर अपने अल्फाज के अंदर पोस्ट करें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। कोई किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियली है नहीं, ये आपके लिए है, अपने लिए करें, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप फाइनली रेडी होंगे और कहीं अप्लाई करेंगे, कोई HR का बंदा या कोई भी टेक्निकल बंदा आपकी प्रोफाइल आके देखेगा, उसको देखिएगा कि भाई उसको पता है गूगल कॉलैब क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें, जब एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो उस हिसाब से उसको पता होगा यार इससे तो ये चीज़ें पढ़ेंगे, इसको लैंग चेन का पता है, इसको लैंग ग्राफ का पता है, इसको POI का पता है, क्योंकि वो इवेंचुअली आके पढ़े होंगे और आप उसको पोस्ट कर रहे होंगे। ये आपको एक एडवांटेज देगा आगे जाके, और अभी भी अपने लिए ये काम लाजमी करें अपने अल्फाज में।
किसी को टैग वैग करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है। अगर करना है तो करें, नहीं को टैग करेंगे आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नहीं के कनेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस फील्ड से पहले ही मुंसलिक हैं, हो सकता है कोई आपको अप्रोच कर दे इस तरीके से, तो बस ये आपके लिए, नहीं करना चाहता तो बस नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास। हमने पढ़ा रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30% क्लास से लेके गए होंगे आए हो। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई पाइथन की पढ़ा, ठीक है, वर्सेटाइल में तमाम चीजें हमने पढ़ी, तमाम चीजें। सबसे पहली चीज थी यूनिक कलर। हमने देख लिया ये हमारा कोई हर क्लास का अप्रोच नहीं होगी, बस आपको दिखा दिया, तमाम चीजें इंटीग्रेटेड डिटेल बता दी। अगली क्लास से मैं खुद भी सिस्टम पे इंस्टॉल करके पाइथन VS कोड के ऊपर ही पाइथन लिख रहा हूँ और उसको चलाऊंगा। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि भाई हम पाइथन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्सेटाइल है, तमाम चीजें हमने देख ली हैं। यस सर। चौथी चीज हमने देखा कि भाई पाइथन किस तरीके से वर्क करती है, जो हमने एग्जीक्यूशन मॉडल पढ़े, किस तरीके से जावा करती है, किस तरीके से गो करती है, किस तरीके से पाइथन करती है। पाइथन के फिर थोड़ी इन डिटेल देखी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर प्लस PVM जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। इसके बाद हमने पाइथन का एक रूल पढ़ लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जाके घर पे हो सकता है पाइथन कोड लिखे और आप इंडेंटेशन में कोई मिस्टेक कर लें, तो याद रखिएगा इट्स नॉट अ सिंथेटिक शुगर, ये पाइथन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, इंडेंटेशन देना लाजमी है। और जब इंडेंटेशन दे रहे हो डोंट यूज स्पेस, 2 बार स्पेस नहीं, 1 बार टैब दबाना है, वरना हो सकता है एरर मिले। याद रखिएगा, उसके साथ आ जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी लड़ाई खत्म होगी, आपका सेशन होगी, आपसे मुलाकात होगी। लगते हैं तब तक की प्रैक्टिस में आमीन।